तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। जून बैच। दोस्तों, अभी तक हमने काफी अलग अलग एपिसोड्स में फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश की। अब तक के जितने भी एपिसोड्स थे वो फंडामेंटल बेस्ड थे और वो एक्शन ओरिएंटेड थे। राइट, एक्शन ओरिएंटेड यानी आपने इकोनॉमी समझा, पता चलता है कब क्या एक्शन लेनी है। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट करते जा रहे हैं, आप थोड़ा फिक्स सिक्योरिटीज में आ सकते हो। ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, आप इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। ये सब था एक्शन ओरिएंटेड। जो इंडस्ट्री आप लोगों ने डिमांडिंग देखी, डिमांड जहां है वहां पैसा लगाए, दैट इज कॉल्ड एज अगेन एक्शन ओरिएंटेड। क्वालिटी कंपनियां जो दिखी आपको, वही डिमांडिंग इंडस्ट्री में से आप पैसा लगा रहे हो कंसीडरिंग क्वालिटी, एक्शन ओरिएंटेड। दोस्तों, इन सारी चीजों को क्यों एक्शन ओरिएंटेड कहते हैं? क्योंकि ये जो सीखा उसको आप डायरेक्टली एक्शन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। बिहेवियर देखा आपने, लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुछ कंपनियों पे हम मानते थे कि बहुत अच्छी है, पर जब आपने लॉन्ग टर्म बिहेवियर देखे तो पता चलता है कि नहीं, यहां पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आंख बंद करके नहीं भरोसा कर सकते। लॉन्ग टर्म बिहेवियर बड़ी कहानी कहता है, फ्यूचर एस्टिमेट्स आपके बनते हैं। नियर टर्म ट्रेंड देखने से नियर टर्म क्या चल रहा है वो पता चलता है, अगेन एक्शन ओरिएंटेड। कंटिन्यूटी में सेल्स प्रॉफिट दोनों गिरते जा रहे हैं, हम थोड़े समय वहां एग्रेसिव नहीं होंगे। अगर आपको बैंड ऑफ द ट्रेंड दिखता है, यू टर्न दिखता है, लंबे समय के डीग्रोथ बाद अचानक वापस ग्रोथ आना चालू होता है, तो दोस्तों जैसा डीग्रोथ लंबा समय चलता है वैसा ग्रोथ भी लंबा समय चलता है। हम उम्मीद रखते हैं कि चलो अभी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आएगा, हम वापस से पोजीशन बढ़ाने का कर सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव होने का उस समय कर सकते हैं। क्योंकि सेल्स प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, अब वापस वैल्यूएशन बढ़ेंगे और आपके शेयर दौड़ेंगे। सो दिस वाज आल्सो एक्शन ओरिएंटेड। आप लोगों ने दोस्तों मेजर कॉस्ट देखा, अगेन यू कैन से दिस वाज एक्शन ओरिएंटेड। क्योंकि आपको पता चल जाता है पहले से कि आप बढ़ने से किसके खर्चे बढ़ेंगे और किसके प्रॉफिट देंगे। इन सब चीजों के अलावा दोस्तों लास्ट वीक जो आप सीखे, दैट वाज नॉट एक्शन ओरिएंटेड। राइट और रॉन्ग सर? अभी तक की तो चीजें एक्शन ओरिएंटेड थी, पर पिछले वीक की लर्निंग एक्शन ओरिएंटेड नहीं बोलेंगे हम इसको, ये इम्पैक्ट बोलेंगे, इम्पैक्ट ओरिएंटेड। मतलब इसको देख के हम एक्शन नहीं लेंगे, पर ये सब चीज अच्छी है इसलिए ऐसा है। राइट, लास्ट वीक जो सीखा उसका मूल मंत्र तो यही आएगा ना। आपने देखा कैसे कोई भी कंपनी ने, मैंने देखा आप में से कई लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न का असाइनमेंट किया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी ने इस साल का देख लिया, खुश हो गए, वो काम का नहीं है। आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का शेयर होल्डिंग देखना था, जो आप लोगों ने देखा। आपने देखा कैसे 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले कंपनियों में एफआईआई होल्डिंग कम था, म्यूचुअल फंड होल्डिंग कम थे। धीमे धीमे जैसे वो कंपनी बड़ी होती गई, एफआईआई होल्डिंग बढ़ते चले गए, फंड्स के होल्डिंग बढ़ते चले गए, रिटेलर कम होते चले गए। क्योंकि रिटेलर के दिमाग में एक ही सवाल होता है, मैं बेचूं कब, मैं बेचूं कब, मैं बेचूं कब। मतलब मैं ये एसेट छोड़ के भागू कब, क्योंकि वो डरा हुआ घूमता रहता है, कल गिर गया तो, कल गिर गया तो, कल फंस गया तो। वो इन्हीं चीजों से बाहर नहीं आते और वेल्थ नहीं बनती है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, देखा आपने, बड़े इंस्टीट्यूशन वो अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे। उनको जो डायमंड मिला, वो डायमंड के ऊपर बैठ के वो हर साल अपना धीमे धीमे स्टेक बढ़ा रहे हैं। कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, उनका 2% का स्टेक है। जैसे जैसे समय बीतता है कंपनी 1000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचती है, और आप देखते हो कि एफआईआई का स्टेक 10% हो गया, तो वो बेच के भागे नहीं है। पर हमने तो ज्यादातर ये सुना है, रिटेलर क्या कहते हैं, ये एफआईआई भाग गए तो। वो नहीं भागते। भागता कौन है? जिसे डर है कि कल बाजार गिरा तो, कल ये शेयर गिर गया तो दोस्तों इन सब फियर से बाहर निकल के, भाव की दुनिया से बाहर निकल के, वॉरेन बुफे साहब ने इसमें बहुत ही बढ़िया एक लाइन कही है कि अगर आपने कंपनी ली और 10 साल के लिए एक्सचेंज ही बंद हो गया तो भी आपको कोई चिंता नहीं है, देन यू आर ऑन अ राइट पाथ। पर आपको रोज भाव देखने की आदत है, ये कभी भी आगे नहीं ले जाएगी। हमेशा चिंता या लालच, ये दो में से कोई एक जगह पे आपको पकड़ के रखेगी। शेयर चलेगा तो और लालच आएगा, अरे और ले लो। शेयर गिरेगा तो डर के मारे अरे भागो। तो ये लालच और डर अपना पोर्टफोलियो बिगाड़ता है।
कितना बढ़िया बात कहा वॉरेन बुफे जी ने, राइट। हमने जब सीखना शुरू किया तब क्या दोस्तों हमने भाव देखे थे, फिर भी आपको अच्छी कंपनी मिली कि नहीं? जो लोग भाव देख के कंपनी लेते हैं उनको कभी अच्छी कंपनी नहीं मिलती है, राइट। क्योंकि भाव का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, बिजनेस इज डिफरेंट, प्राइस इज डिफरेंट, ऑलराइट। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जो आपने लास्ट वीक का असाइनमेंट किया इससे आपको हकीकत की चीज पता चली होगी। लोग कहते होंगे भाव भगवान है, बिजनेस भगवान है, राइट। ये ट्रेडरों के लिए होगा भाव भगवान, बिजनेसमैनों के लिए नहीं है। क्योंकि ये जिनके भी नाम यहाँ पे कंपनियों के लिखे, उनके चेयरमैन उनके भाव नहीं देखते होंगे कभी भी। जी हाँ, वो मार्जिन देखते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, वो सेल्स देखते हैं। तो ये तो सटोड़ियों ने, ट्रेडरों ने नाम दे दिया है भाव भगवान है, बाकी बिजनेस वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं आज अगर भाव गिरा हुआ है तो कल ये दौड़ने ही वाला है, और आज ये दौड़ रहा है तो कल गिरने वाला है। पर उनको ध्यान रखना है सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन, ऑलराइट। तो हम भी, अब मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ये दुनिया से बाहर निकले और ओरिजिनल बिजनेस के समझने की दुनिया में आ जाए, राइट। हमने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा है, नेक्स्ट वीक से हम लोग अभी टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे, क्योंकि वो दुनिया सिर्फ भाव की दुनिया है। वो ट्रैप करती अगर मैं आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस सिखाता, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है फंडामेंटल और सिर्फ चार्ट के भरोसे रह रहे हो, पूरे फंसेंगे। अब आपको बिजनेस पता है, अब चार्ट में कभी फंसेंगे नहीं अपन, और उल्टा बिजनेस को समझ के अब चार्ट से फायदा उठाएंगे, राइट। तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है सिर्फ एक पहिए पे गाड़ी चलाने में और दोनों व्हीलों पे गाड़ी चलाने में। बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। दोस्तों जो भी कंपनियां अभी तक आप लोगों ने देखी, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में भी यही रखे, इकोनॉमी को ट्रैक करते जाए, इंडस्ट्रीज को देखते जाए किधर ग्रोथ है, अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर ली, फिर वो हर महीना बदलनी नहीं है। देखो अभी आईपीओ सीजन चल रही है ना, रोज नई कंपनी आएगी, रोज नया आईपीओ, राइट। डिसीजन को रोज बदलना नहीं है। देखो इनमें से ज्यादातर कंपनियों के डिसीजन हमने डिकेड पहले लिए थे, अभी भी पछतावा नहीं है, एंड स्टिल वी आर मेंटेनिंग। यस, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो वो जमाने में नहीं थी। जैसे यही लिस्ट में मैं देखूं तो देखो आपका एशियन पेंट पुराना, राइट। चलो जब हमने लिया तब निफ्टी में नहीं था, बट एचडीएफसी बैंक वाज इन निफ्टी, दोनों पुरानी। आईआरसीटीसी एक इमर्जिंग और नई इंडस्ट्री का एक पार्ट है, तो ये भी हमने लिया। पर क्या हर आईपीओ लिया? हरगिज नहीं। पर ये बिजनेस कुछ अलग बिजनेस था, मोनोपोली थी, मार्जिन थे, कंसिस्टेंसी थी, तो क्यों ना लेते। सेम थिंग लालपत, एक नया इमर्जिंग बिजनेस मिला। ये ज्यादातर कंपनियों में मल्टी ईयर रैली हो चुकी है, मिली है। वैसे ही आपको भी कई बिजनेसेस मिलेंगे जो आने वाले समय में भी मल्टी ईयर रैली करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने वो नहीं चलेंगे। जैसे एशियन पेंट, एचडीएफसी पुराने थे, उन्होंने नहीं कमा के दिया, ऐसा नहीं है। दे हैव आल्सो परफॉर्म वेल इन आवर पोर्टफोलियो। टाइटन ओल्ड, अमरा राजा ओल्ड, अपोलो ओल्ड, बजाज ऑटो ओल्ड, ब्रिटानिया, बाल, सीडीएसएल वाज अ न्यू बिजनेस फॉर अस। देखो एक नई अपॉर्चुनिटी, राइट। जब आप नई अपॉर्चुनिटीज लेंगे, अपना हाल भी वही म्यूचुअल फंड एफआई जैसा होना चाहिए। सारी चीज देख के इंडस्ट्रीज बढ़ेगी कि नहीं, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो चलो डालो पैसा। अब यही इंडस्ट्री में दूसरी कोई कंपनी अगर अपनी कंपनी से बड़ी है, दूसरी कोई कंपनी के क्वालिटी पैरामीटर अपनी कंपनी से अच्छे हैं, तो फिर ये अपनी कंपनी नहीं है। व्हाई वी विल इन्वेस्ट इन दिस कंपनी? पेस्ट में पैसा डाले ताकि हर महीना, इनफैक्ट हर डिकेड डिसीजन न बदलना पड़े। अगर हमें बार बार डिसीजन बदलने पड़ते तो वेल्थ नहीं बनेगी। वेल्थ कब बनेगी? हमने एक बार शेयर लिया, अब समय बीतता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, आपका तो बाइंग प्राइस वही है जब आपने लिया हुआ है। समय बीत गया, अब आपने जितने में लिया है उतना तो डिविडेंड आने लगा। जो लोगों को डर लगता है मैं बेचू कब कल गिर गया, तो ये वेल्थ क्रिएटर को डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है उतना तो एसेट हर साल कमा के दे रही है। अब ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटे क्यों? अगर इसको आपने काटा तो आपको एनुअल इनकम कौन देगा? और वो भी 100% इनकम कौन देने वाला है? जस्ट इमेजिन you have invested 10 lakh rupees and you are getting 10 lakh every year, then why will you destroy your asset? इससे तो स्टेक बढ़ाते ना जाए हम, राइट। और यही चीज आपने देखा होगा ज्यादातर कंपनियों में, यहां पे दोस्तों हमें नजर आई। तो ये एपिसोड में अब आप लोग दोस्तों समझ चुके होंगे कि कैसे कंपनियों में प्रमोटर का स्टेक रहता है, बढ़ता है, घटता है, कैसे होता है, कितने प्लेज शेयर होते हैं और प्लेज
शेयर वाली कंपनियां बहुत अच्छी नहीं है, राइट, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शेयर प्लेज में रखे हुए हैं, कैसे चेक करने का, ये सब आप लोगों ने देखा, बहुत प्लेजिंग है, दैट इज नॉट गुड। बड़े निवेशक, बड़ी सोच रखने वाले निवेशक क्या आपकी कंपनी में है कि नहीं, ये आपने देखा। अब उनको देख के नहीं लोगे, अगेन कह रहा हूं, दिस एक्सरसाइज वाज नॉट एक्शन ओरिएंटेड। आपने दूसरी सब चीजें देख के एक्शन ऑलरेडी ले ली है। अब आप खाली अपना नेबरहुड चेक कर रहे हो कि भाई मेरे पास शेयर है, अब मेरे जैसे कौन है जिनके पास शेयर है। अगर सब रिटेलर ही भरे हुए हैं तो समझ लो रिटेलर को तो बेचने की उतावल रहती है, वहां पैसा नहीं बनने वाला है। बड़े इंस्टीट्यूशनल की सोच अगर आप रखते हो तो आपके पड़ोसी, आपके पीयर ग्रुप बड़े इंस्टीट्यूशनल होने चाहिए। कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे धीमे धीमे कभी कभार कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, कैसे गिरावट में ये लोग एक्यूमुलेट करते हैं, ये दोस्तों हमको इस शेयर होल्डिंग से समझना है। मुझे उम्मीद है अब आप लोग नियर टर्म होल्डिंग भी समझ गए हो कि ये हफ्ते, ये महीना, ये साल मेरी कंपनी में कोई बड़ा बाइक सेलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए क्या करने का, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स आर इजी नाउ टू यू। मेरे को ध्यान है पहले कुछ लोग हमारे ऑफिस पे आते थे जो कहते थे यू गिव अस मनी, हम आपको पूरा डेटा देंगे, कौन से एफआईआई ने पिछले महीने दिया है, मान लिया, कौन से म्यूचुअल फंड ने क्या लिया। अब ये सब सीखने के बाद मुझे उम्मीद है आपके वहां कोई आया तो आप कहोगे भाई एक काम कर, तेरे को मैं भेजा करूंगा लिस्ट, कौन से म्यूचुअल फंड ने कौन सा शेयर बाय किया है। हाँ, और बहुत से तो लोग ये कहते हैं नहीं म्यूचुअल फंड बताएगा नहीं कौन सा कंपनी बाय किया है, तुम ले लोगे तो। सुना होगा आपने, बहुत लोगों से कहते हैं ना ये नहीं नहीं नहीं, नहीं ये डिस्क्लोज नहीं करेगा ये फंड उन्होंने क्या लिया है। अरे क्या डिस्क्लोज नहीं करेगा, सब अवेलेबल रहता है बीएससी पे, देना ही पड़ता है बीएससी पे, राइट। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छुपाई जाती है जनरली, बट हमने आपको बीएससी इंडिया इसलिए बताया क्योंकि ये एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है जहां पे सब कंपनियां लिस्ट होती है, जहां पे इन्वेस्टर जहां से शेयर लेते हैं, तो हर एक इंफॉर्मेशन मिलनी जरूरी है। कोई नहीं कह सकता है तुमको ये नहीं मिलेगा, बराबर है। सुनाओ, आप में से जो भी लोगों ने अलग अलग कंपनी का एक्सरसाइज किया है, हम लोग चाहेंगे उनका थोड़ा 2001 का 2022 का मतलब 15-20 सालों में क्या चेंज आया थोड़ा देखें, राइट। और कुछ अलग अलग कंपनी का हम लोग भी डायरेक्ट चेक करने का प्रयास करेंगे। देखो सारी कंपनियों का लिस्ट तो है, कितना बढ़िया देखो आप लोगों का डेटा है, पूरा 20-20 साल का डेटा। इसको क्या करने का, यहां से डाउनलोड कर देने का, अभी नहीं कि पूरा अपना कोर्स खत्म हो जाएगा फिर ये पूरी सीट डाउनलोड करके रख लेने की, ताकि कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, बराबर। ये स्प्रेडशीट आपको बहुत काम लगेगी, राइट। सो मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि आप में से जो भी लोगों ने लास्ट 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर कोई भी काम किया है अलग अलग कंपनी में, यस यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स द नेम ऑफ द कंपनी, वी विल चेक इट। कुछ नॉर्मल मैंने एरर्स भी देखी आप लोगों के असाइनमेंट में, जब अभी हम लोग चेक करेंगे आपका डेटा उस समय में वो भी डिस्कस करूंगा, राइट। देखो एरर का वो टेंशन नहीं रखने का, काम करेंगे तो एरर होगी, जो काम नहीं करेंगे एरर कुछ भी नहीं होगी, राइट। तो ये गलती क्या है, इसको कैसे हम थोड़ा सुधारें, ये भी हम लोग देख लेंगे। कंपनियां आप लोगों की लिस्ट में जो है, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर वंडरफुल कंपनीज, बढ़िया वेल्थ क्रिएटर कंपनियां है यहाँ पे। मैंने अभी जैसे मैं कुछ एरर्स की बात कर रहा था, देखो जैसे एशियन पेंट, एचडीएफसी, चलो ये पुरानी कंपनियां हो गई, आईआरसीटीसी एंड लालपत इज अ न्यू वन। तो आपको क्या सीखना मिलेगा पता है, पुरानी कंपनियों में कैसा होल्डिंग है, इसमें पहले कैसा था, अब जो नई नई इंडस्ट्री आई है, नई कंपनियां, उसमें अभी क्या हाल है एफआईआई म्यूचुअल फंड्स का, ये सब लोग कैसे पोजीशन बना रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे अखिलेश चौहान का जो एशियन पेंट का जो काम था, देखो यहाँ पे अखिलेश भाई ने काम किया हुआ है, गुड अखिलेश जी। हाँ, उन्होंने एशियन पेंट का 2001 का डेटा डाला है और 2022 का डेटा डाला है, राइट। हमें यहाँ पे ये देख के पता चल रहा है कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 8% का बढ़ाया है, राइट। 8% का स्टेक इंक्रीज हुआ है। म्यूचुअल फंड का जो स्टेक है ये पहले 9.23% था, अभी 3.2% है, राइट। तो म्यूचुअल फंड का स्टेक घटा है, लेकिन इसमें कुछ एरर क्या है मैं बताऊं। जैसे म्यूचुअल फंड जब ये गिनते थे यहाँ पे उस समय पे, इसमें जो नए जमाने के कुछ फंड है ईटीएफ्स, जैसे पहले पेंशन फंड्स में अलाउ नहीं था स्टॉक मार्केट, अभी पेंशन फंड्स में अलाउड है। तो आपका पेंशन फंड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, सुना है,
जैसे पीएमएस होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में और बड़ा 2-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो जनरली म्यूचुअल फंड लेते हैं, उनसे बड़े निवेशक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाते हैं और उनसे बड़े निवेशक एआईएफ करते हैं, राइट, क्योंकि वहां और बड़ा पैसा चाहिए। तो पहले तो ये सब म्यूचुअल फंड में ही था, तो अभी जब आप डेटा बना रहे हो ना तो आपको वो इसमें इंक्लूड कर देने का, राइट। देखो मैं यहाँ पे जैसे एशियन पेंट ओपन करता हूं, तो मेरे को खुशी है 2001 के भी डेटा आप लोग ले पाए, मतलब पुराने डेटा भी आप लोगों ने लिया। ये आर्काइव्स बड़ा काम लग सकता है अपने को, शेयर होल्डिंग पैटर्न का आर्काइव्स, राइट, दिस आर्काइव्स आपको पास्ट डेटा के लिए। सो 52.63, you are absolutely right, Akhilesh ji. 47.34 is public. So who is holding in public? या मैं एक चीज भूल गया, pledged shares, number of shares pledged कितने हैं? 11% प्लेज किए हुए शेयर है। अब ये प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के 11 है, टोटल देखो तो 6% है। ये 6% कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, बराबर ना। पूरी कंपनियां होती है, फंसी हुई कंपनियों में आप देखोगे 50-50, 70-70% शेयर प्लेज करके बैठे, मालिकों को पैसा मिलता ही नहीं है, लोन मिलती नहीं है, तो शेयर गिरवी रख के पैसा इकट्ठा कर, राइट। तो ये 10-12% कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो होगा नॉर्मली, बराबर। देखो अब इधर हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही लिखा है, म्यूचुअल फंड में 3.52%, सो यू हैव रिटर्न 3 मैं यहां सुधार के 3.52 कर देता हूं, ओके। तो दिस इज 3.52। फिर ये जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट यानी एआईएफ, ये किधर आएगा? ये भी तो उसी में आएगा, ये पहले म्यूचुअल फंड का हिस्सा था, पहले तो ये प्रोडक्ट ही नहीं थी। अभी जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है उन्होंने खुद ने ही एआईएफ लॉन्च किया है, राइट। तो काफी म्यूचुअल फंड के बड़े इन्वेस्टर आज एआईएफ में चले गए हैं, ऑलराइट। तो ये हुआ 0.17, तो ये भी आपको इधर ही ऐड करना पड़ता है म्यूचुअल फंड में ही, राइट। एआईएफ म्यूचुअल फंड में डाल दो। फिर और क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 18.5% हो गए, दैट्स राइट। देखो कितने थे, 11%, तो ये डबल हो गए ऑलमोस्ट। और लोग बोलते हैं एफआईआई भाग गए, तो अरे पागल है क्या एफआईआई? इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है, 2000 में ये कंपनी 1000 करोड़ का टर्नओवर करती थी, 100 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। आज 100 करोड़ के प्रॉफिट में अगर एफआईआई का हिस्सा 10% था, एवरीबॉडी प्लीज थोड़ा ध्यान देना, 100 करोड़ के प्रॉफिट में 10% एफआईआई का हिस्सा, मतलब एफआईआई को 100 करोड़ में से कितना मिला? यहाँ चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन नोट डाउन इन चैट बॉक्स, बताइए दोस्तों। 100 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था और उसमें से 10% एफआईआई का हिस्सा था, तो 10 करोड़ रुपया एफआईआई को मिला, राइट। सोने का अंडा 10 करोड़ का आया। अब क्या इसने हर साल प्रॉफिट दिया कि लॉस मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग ऐसा करते गए? तो जब कंपनियां देखती है, इन्वेस्टर देखते कि यार कंपनी तो कंसिस्टेंट है, बाकी 2008 में तो इनको लॉस करना ही था, पूरे पूरे हाल थे कंपनियों के ये समय पे, और क्रूड का दाम तो देखो आसमान पे था। तो दिस वाज द टाइम व्हेन योर कंपनी वाज सपोज्ड टू मेक लॉसेस, इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉसेस उनके मार्जिन कम हुए, देखा ना। पर फिर कंपनियां भाव बढ़ा देती है, जैसा भी आपने देखा, थोड़ा सेट हो जाता है, और फिर जब वापस से क्रूड के दाम नीचे होते थे, लोग भाव घटाते थोड़ी ना है। फिर जब क्रूड के दाम नीचे, इनका प्रॉफिट ऊपर। क्या कमाल की आइडिया है। अब यही कंपनी जो 100 करोड़ प्रॉफिट करती थी, अभी कितना कर रही है? जितना धंधा करती थी उससे 3 गुना प्रॉफिट कर रही है। लेट मी रिपीट, दे वर मेकिंग सेल्स ऑफ 1000 करोड़, टुडे दे आर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 3000 करोड़। अब 3000 करोड़, इनका स्टेक कितना? 10% है क्या? 20%। बताओ मेरे को कितना कमाएगी अभी एफआईआई इस साल? खाली एशियन पेंट में से, जो इंडियन कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी पेंट की कंपनी है, पर इंडियन को तो इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको लगता है ये गिर गई तो उनको लगता है कोई और कंपनी आएगी और एशियन पेंट का धंधा खा जाएगी। पर ये एफआईआई तो 10% का हिस्सा को 20% पहुंचाया। कितना कमा रहे आज ये लोग? या यू ऑल राइट, विमल भाई? यार 600 करोड़, इतना तो अपने यहाँ के लोग नहीं कमाते इनकी अपनी कंपनियों में से, क्योंकि ये भागते नहीं है। इन्होंने दुनिया देखी है और इनको पता है दुनिया भर में कैसे छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बनती है। इनके खुद के देश में इन्होंने देखा, जब जीडीपी बढ़ा तो कंपनियों का क्या ग्रोथ हुआ। अब जबकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है,
तो इंडिया की सबसे बड़ी पेंट की कंपनी क्या 30,000 करोड़ का धंधा करेगी? अरे ये बच्चा ग्रोथ है। 30,000 करोड़ सेल्स इज नथिंग। इंडिया की सबसे बड़ी पेंट की कंपनी को लाख करोड़ का धंधा करना ही है। वाई दे विल नॉट। अब इनका एफआईआई का पैसा मैं बता रहा हूं, 10 करोड़ कमा रहे थे खाली, आज 600 करोड़ कमाने लगे हैं। इनको बेच देने चाहिए थे। नहीं नहीं, ये भी रोज भाव देखते तो बेच देते। इन्होंने भी कॉल पुट करके रखा हो दोस्तों, इसलिए तो ये लोग पैसा कमाते कि इनको भाव से लेना देना नहीं है। ये नहीं बोलते भाव भगवान है, हम बोलते हैं। कटोरिया अंदर से ट्रेडर बोलता है, राइट? इनके लिए बिजनेस भगवान है। ऑलराइट, सो टुडे दे आर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 600 करोड़। वी सॉ एफआईआई इंक्रीज स्टेक। अब ये इन्होंने कब बढ़ाया पता है? जब जब एशियन पेंट गिरा, तब तब ये जो पब्लिक है ना, ये भागती है, और अब ये नहीं ऊपर आएगा जिंदगी में कभी। ये तब तब भागते हैं और अच्छे अच्छे दामों में, गिरे हुए दामों में ये एफआईआई इनसे खरीदती है, और इनका स्टेक डिक्रीज होके 12 हो जाता है, और ये एफआईआई का स्टेक इंक्रीज होके 20 हो जाता है। कमाल की चीज, कमाल की चीज। फिर ये लोग बोलते हैं कि शेयर बाजार चोर बाजार। ये सब सटोड़िए लोग चला रहे बाजार, अपने हाथ प्रॉफिट आने ही नहीं देते। अरे तुम्हारे हाथ में प्रॉफिट नहीं आने देते हो, रोज टीवी के सामने बैठ जाते हो, इतना तो मालिक भी भाव नहीं देखता होगा। ये कमाई करनी है तो इनके जैसा थिंकिंग रखना होगा दोस्तों। अब भी एफआईआई क्या सोच रही है कि गरीब इंडिया में अगर हमारी कंपनी 600 करोड़ पहुंची, अच्छा ये लोग हमारी कंपनी बोलते हैं, हम स्टॉक स्टॉक करते हैं, स्टॉक। इनके लिए स्टॉक नहीं है, ये एक कंपनी है जहां पे इन्होंने पैसा डाला है। आज अगर ये कंपनी 600 करोड़ इनको प्रॉफिट करके दे रही है, जस्ट जस्ट इमेजिन, जब एवरेज इंडियन की इनकम 1,80,000 से 4 लाख पहुंचेगी, और हर 3 साल में कलर कराएंगे, जो अभी दशक में नंबर लगता है, उनके हिसाब से और आपके हिसाब से किसने काम किया है? अखिलेश चौहान ने। देखो, सेल्स 14%, प्रॉफिट 13%। अरे ये तो 2042 है, बहुत दूर की सोची है अखिलेश ने, क्या बात है। राइट, चलो 2030 देख लेते हैं। 32, 5,69,000 करोड़ सेल्स, गुड। और प्रॉफिट इनकी उम्मीद है 50,000 करोड़ करेगी। चलो इधर में लिखता हूं 50,000 करोड़। 20% हम मानते इतना ही स्टेक रहेगा, बेचारे रिटेलर के पास कुछ रहा नहीं है। फिर भी ये होगा 5 साल में, ये रिटेलर जो आज 12 है, ये 5-1% रहेंगे, क्योंकि शेयर बहुत चल गया, अब तो नहीं चलेगा, ऐसा लगता है ना। 10,000 करोड़ का जो इनको सालाना प्रॉफिट देने वाली है, इसको देख के भागेंगे तो जाएंगे किधर यार? कोई और अपॉर्चुनिटी तो बताओ मेरे को, जो मुझे कंसिस्टेंटली पैसा दे सकती है इतना। देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो दिस इज द राइट वे टू चेक एसएचपी। पीछे मत पड़ो कि एफआईआई बहुत ले रहा है तो हम भी लेंगे, ऐसा नहीं। डेटा देखो, फंडामेंटल्स देखो, इफ यू आर कन्विंस तो लो, और आप देखोगे यही चीज एफआईआई करेगी। एफआईआई करे वो करने का जरूर नहीं है, म्यूचुअल फंड करे वो करो नहीं। मैंने देखा है बहुत से लोग हर महीना म्यूचुअल फंड का डेटा देखते हैं, ये कंपनी ने कौन सा म्यूचुअल फंड बाय किया, चल अपन भी वही ले लेते हैं। राइट, रॉन्ग स्ट्रेटेजी। खुद का डेटा बनाओ, फिर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो। यार ये लोग क्यों नहीं ले रहे इसको? आप देखोगे कुछ समय में आप लोगे और बाद में ये लोग लेंगे। मैंने तो बहुत बार ये एग्जाम्पल देखा है। राइट, आप भी देख लेना आने वाले समय में कैसा होता है। सिलेक्शन के क्राइटेरिया आपके और बड़े निवेशकों के जब सेम हो, तो फिर आपकी कंपनी क्यों नहीं सेम होगी? यही तो सब होगी कंपनियां दोस्तों। राइट, सो ग्रेट अखिलेश जी, गुड डेटा, और इसमें से काफी चीज सीखने को मिली। ये जो लाल पथ है, आईआरसीटीसी है, ये इमर्जिंग कंपनियां हैं, इनका भी दोस्तों डेटा जरूर देखने। राइट, यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने काम नहीं किया है शायद, बट आप लोगों को देख लेना चाहिए यहाँ पे, है ना, कि नई कंपनियों में क्या हाल है। जब हमने आईपीओ आया तब ये कंपनी ली थी, तब कम स्टेक था। देखो हर महीना बढ़ाते बढ़ाते आज कितने बड़ा स्टेक हो गया इनका, क्योंकि उनको पता है अगर एशियन पेंट सबसे बड़ी पेंट की कंपनी है, अगर एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कौन है इंडिया की? लाल पथलैब। पैसा तो डालना है, डेट फ्री कंपनी, अच्छे मार्जिन, व्हाई नॉट? राइट, सो लेट मी चेक हियर। अल्पेश पटेल, या अल्पेश भाई, आपने कंपनियों का डेटा कोई खास करके देखा है, और इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहो?
या यू कैन अनम्यूट अल्पेश भाई। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अल्पेश भाई। क्या कुछ खास चीज नजर आई कंपनियों में, पुरानी और नई दोनों में? नई में अभी जो है वो स्टेक जो है ना पब्लिक का, हाँ वो कम दिख रहा है। बराबर। और पुरानी जो कंपनी में थी, जितनी भी जो मैंने 24 में जितने राइट। कवर किए हैं, हाँ उसमें से पहले जो आप बता रहे थे सेम फिनोमिनन है कि पहले हाँ पब्लिक के पास ज्यादा था, एफआई के पास कम था। ऑन एन एवरेज मैंने देखा कि 10% एवरेज एफआई के पास था। राइट और अभी पब्लिक के पास कम हो गया और एफआई के पास ज्यादा हो गया। राइट। तो अभी हमने एक ये एफआईआई का सुना था बात, जस्ट एक क्वार्टर पहले, जब अपने मोदी साहब गए थे यूएस, तब उन्होंने वो मीटिंग में कहा था कि अभी तक हमने आपके कंट्री में 5 लाख करोड़ डाले हैं। वो एफआईआई की बात कर रहा हूं। अभी जितने डाले हैं उतने हम 10 साल में डालने वाले हैं। राइट, तो मतलब निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सही। ये लोग राइट ऐसे ही राइट। स्टेज बढ़ाते हैं। और जो आपने नोट किया कि नई कंपनी में कम है, तो बराबर बात है। देखो, इमीडिएटली बहुत लोग कहते हैं ना, वो कवर देख के हम अंदाजा लगा देते हैं किताब में क्या है। नहीं, ये डायलॉग एक, ये गलत डायलॉग। कवर देख के कैसे बता सकते हो भाई? हम तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा कवर लगाएंगे, तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे और फंसोगे। राइट, बहुत से मार्केटिंग वाले ये करते हैं, उनको पता है लोग कवर देख के अट्रैक्ट होते हैं। एफआईआई ये गलती नहीं करती, वो धीमे धीमे पॉइजन देती है। वो स्टेक लेंगे, देखेंगे कि जो मैनेजमेंट जो कहती है वो करती है कि नहीं करती है, कहाँ कहाँ गलत होते हैं। क्योंकि अभी हम कैसे बता सकते हैं, कोई भी कंपनी जब नहीं आई, जैसे डीमार्ट आया, चलो सब इनका अच्छा था, पर मैनेजमेंट अच्छा सच्चा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? वो तो अनुभव से ही पता चलेगा। आने वाले समय में कभी कोई चोरी बोरी पकड़ी गई जीएसटी की, तो तुरंत ये लोग समझ जाते हैं ये तो चोरी कर रहे हैं, मतलब कल बड़ी चोरी करेंगे, तो ये उसमें से निकल जाते हैं। भरोसा नहीं रखते उन लोगों पे। राइट, और हम लोग क्या कहते हैं, वो तो थोड़ा चोरी तो इंडिया है करेंगे, ऐसा नहीं करने का। बराबर ना, एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। गलत है वो गलत है, बिल्कुल भरोसा एक बार भी नहीं करो जहां पे बिल बदमाशी करते हैं। जहां पे मैनेजमेंट अच्छा है, कह रहा है वो कर रहा है, मुश्किल समय में भी वो अपना स्टेक बढ़ा रहा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है एवरीबडी। राइट, इन पे ध्यान देने का। जब जब प्रॉब्लम वाला समय आता है, फिर भी वो अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ा पा रहे हैं, बहुत बढ़िया निशानी है उनकी। राइट, और फिर देखो उसमें कैसे धीमे धीमे एफआईआई बढ़ती रहती है। ये लोग अपॉर्चुनिटी का लाभ लेते हैं, जैसे उनको मौका मिलता है ये लोग अपना स्टेक बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें दूसरी एक चीज भी मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत बार, जैसे अभी के हमने 8 महीने से करेक्शन देखा ना, तो 8 महीने से तो बाजार गिरा हुआ। राइट, मार्केट इज फॉलिंग। जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहां से थोड़ा समझाना चाहूंगा। बाजार एक 6,000 से लेके 18,000 आया। राइट, यहां पे लोगों ने जबरदस्त पैसा डाला हुआ है। उन्होंने पैसा जब बढ़िया यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ये समय पे इनके वैल्यूएशंस ऐसे हो गए, ह्यूज वैल्यूएशंस। अब जब इकोनॉमिकल डेटा आते हैं कि इन्फ्लेशन, ओ माय गॉड, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये अच्छी निशानी है। इनको पता चल गया कि जो कंपनियों में इन्होंने इधर पैसा डाला हुआ है, अब उनके प्रॉफिट क्या होंगे, ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे इन्फ्लेशन के बढ़ने से? अभी नीचे प्रॉफिट जाएंगे। नीचे आने वाले। अब जबकि इन्होंने इतना डाला था, इतने वैल्यूएशन हो गए हैं, प्रॉपर बढ़िया वैल्यूएशन है, और इन्फ्लेशन बढ़ के आया, तो ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे कि नहीं करेंगे, और करना चाहिए नहीं करना चाहिए? राइट, ये थोड़ा इसमें हल्के होते हैं। पर अब देखो, इनके पास अगर 100 शेयर होंगे ना, तो ये लोग 1%, 2%, 3% शेयर में प्रॉफिट बुक करते हैं, ये भाग नहीं जाते पूरा बेच के। पर अभी इन्होंने अगर प्रॉफिट बुक किया है, कुछ समय तक ही ऐसे रहते हैं प्रॉफिट बुकिंग के सीजन में। जैसे ही ये इंडिकेटर सुधरने लगते हैं, राइट, जब इन्फ्लेशन वापस से हल्का होने लगता है, इनको पता है अब क्या होगा। फंडामेंटल कहते हैं इन्फ्लेशन डाउन, प्रॉफिट अप। तो क्या करते हैं ये लोग, वापस से एग्रेसिव हो जाते हैं और एक लंबी गेम खेलते हैं, फिर इनके वैल्यूएशन और बड़े हो जाते हैं। तो ये जो लोगों के वैल्यूएशन ऑलरेडी बाजार में बड़े हैं, और कुछ बुरा आने को लगता है, ऐसा दिखता है सामने कि कुछ बुरा आ रहा है। अब कोई भी बुराई आती है तो वो एक महीने के लिए नहीं आती। बुरा मतलब साल 1.5 साल चलता है बुरी चीजें। अच्छी चीजें भी 2-3 साल चलती है।
तो जब इन्होंने अपनी आंखों से देखेंगे कभी भी कि कुछ फंडामेंटल बिगड़ रहे हैं, जीडीपी डिक्रीज होने का लगता है, इन्फ्लेशन बढ़े ऐसा लगता है, पॉलिटिकल क्राइसिस लगते हैं, वार जैसा लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना स्टेक घटाएंगे, राइट। तो मैंने एक ये केस बताया आपको, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। अभी मैं दूसरा केस बता रहा हूं, राइट। मेरे को थोड़ा बता था कि दोनों को क्या करना चाहिए। नाउ दिस इज सेकंड केस। एक नॉर्मल सैलराइड पर्सन या बिजनेस पर्सन है इंडिया के, जिन्होंने बाजार को नया नया समझा है। तो अभी उनका ऐसा नहीं है कि इतना पैसा डाला था और इतना सब हो गया है, पर वो एसआईपी करते जा रहे और धीमे 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 अपना स्टेक बढ़ा रहे, राइट। वो अभी कमा रहे, आने वाले 10-15 साल और कमाएंगे। तो उनका टारगेट है कि मेरे को धीमे धीमे करके मेरा स्टेक बढ़ाना है, हर महीना एसआईपी करना है, हर महीना मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी है। मेरे पास वैल्यूएशन ही नहीं है अच्छे अभी। मुझे 100 जुबिलेंट लेने हैं, 100 वोल्टास लेने हैं, 100 एचडीएफसी बैंक, 100 डी मार्ट, ना 100 कजारिया सेरामिक, ना सब अच्छी अच्छी कंपनी मेरे को बढ़िया क्वांटिटी में इकट्ठा करनी है। तो मेरा क्या टारगेट हुआ दोस्तों यहाँ पे, एसआईपी। मैं कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके माल लेता हूं, एवरी मंथ इकट्ठा करता हूं। और मेरा क्या लेना देना भाव से, जो मैं रोज भाव देखता हूं, मुझे तो इकट्ठा करना है। अब मेरे को भाव से तभी लेना देना है जब बाजार गिरता है। मान लो इन्फ्लेशन बढ़ के आया तो क्या आएगा, करेक्शन। ये वो एफआईआई जिनके वैल्यूएशन बड़े हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, पर हम एफआईआई नहीं है। हम तो अभी अपने वैल्यूएशन बढ़ाने की श्रृंखला में है। ये लोग हमसे 30 साल पहले से माल ले रहे, ये तो वैल्यूएशन बढ़े, अभी तो हमको बड़ा बनना है। तो अब जब हम वैल्यूएशन बढ़ाने का टारगेट ले रहे हैं और ये करेक्शन आया इन्फ्लेशन की वजह से, मैं देखता हूं एफआईआई भागती है, प्रॉफिट बुक करती है, ये एफआईपी वाले लोग भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, भागो भागो भागो, शेयर बाजार बहुत गिरेगा। मुझे सही में बताओ, एफआईआई ने जो किया, बड़े वैल्यूएशन थे, उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया। नॉर्मल निवेशक को क्या करना चाहिए? यस प्लीज, कौन समझाएगा मुझे? एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन मी, कैन रेज हिज हैंड। जिनको अभी वैल्यूएशन बढ़ाना है, जिनका सही में अच्छा वैल्यूएशन नहीं है, उनको भी बेच देना चाहिए क्या? यस। देखो, शैलेश भाई ने लिखा कंटिन्यू एसआईपी, विमल भाई इन्वेस्ट मोर, मनीष मेहता एड मोर। तो क्यों ना ये करे? क्यों हम लोग घबरा के भाग जाते हैं? आपने देखा म्यूचुअल फंड्स में जो इनफ्लो हो रहा था कितना डाउन हो गया। ये महीने भी अभी जो फिगर आई बुरी आई, नॉट गुड। लोग एसआईपी कर रहे थे, लोगों ने एसआईपी बंद कर दी। तो ये जब स्ट्रेटेजी सही नहीं होती है तो पैसा नहीं कमाते। अब जब आपको सब सस्ता मिल रहा है, अरे आपका टारगेट जल्दी अचीव होगा। आपका टारगेट ये 100 वोल्टास इकट्ठा करने का था, भूल गए? आपका टारगेट था आपको 100 एफएल इकट्ठा करने, अरे अभी नहीं चल रहा है। तो नहीं चल रहा है तो आपको एग्रेसिव होना चाहिए। वी नीड टू बी एग्रेसिव राइट नाउ, क्योंकि हमारा और बड़े निवेशकों का दोनों का कोई मेल ही नहीं है। वो लोगों ने ऑलरेडी लाख लाख करोड़ डाले हुए, हम लोगों को ये लाख करोड़ बनाने के। तो ये कैसे बनेंगे? माल इकट्ठा करके करेंगे, जो उन्होंने एक जमाने में किया, तब हम नहीं थे। अब जब हम है, तो जब जब खराबी आए, जब जब बाजार ना चले, इट मीन्स शेयर सस्ते मिल रहे। पहले आप यही शेयर 100 रुपए में लेते थे, कम क्वांटिटी इकट्ठा होती। आज वही शेयर आपको 80 में मिल रहा है। आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? तो ज्यादा अच्छा प्राइस क्या है? इधर। तो हमें इधर एग्रेसिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू बाय, बिकॉज वी कांट मैच एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी। दे हैव मनी, दे हैव ऑलरेडी वैल्यूएशंस। वी हैव मनी, वी डू नॉट हैव वैल्यूएशन। हमारे पास पैसा है, हम और पैसा कमाने वाले 10 साल, तो यार करो इकट्ठा। पर लोग क्या करेंगे पता है? ये तेजी आई, भरपूर माल लेते, क्योंकि इनको रोज अच्छा अच्छा देखने को अच्छा लगता है। शेयर गिरेंगे, वो भी बेच देते। फिर वापस तेजी आएगी, यही लोग भूलना नहीं, ये 20,000 के बाजार में आके भर भर के माल लेंगे ये लोग। बाजार को ब्रेकआउट देने दो। जैसे ही 18 115 के ऊपर निकलेगा ना, शेयर रोज 10-10% बढ़ने वाले। लेट मी टेल यू इन एडवांस, ब्रेकआउट के बाद रोज ये 10-10% इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि पागलों की तरह लोग माल लेते हैं। इनको अभी याद नहीं आता है माल लेने। तो आप देखना, अभी जैसे हेडलाइन आई थी म्यूचुअल फंड इन्फ्लो 2 साल के लो पे आ गया, बहुत कम चल रहा है। यही म्यूचुअल फंड इन्फ्लो 20,000 पे एकदम लाइफ टाइम हाई पे आ जाएगा। इसका मतलब ये कि रिटेलरों को महंगाई लेना है, और महंगा लेके पता नहीं कैसे वेल्थ करेंगे।
राइट, समझे तो ठीक है, नहीं तो फिर कैसे पैसा बनेगा, राइट। सो कम से कम अब हम लोगों को इतना समझ जाना चाहिए दोस्तों कि जितने भी फॉल है वो आप लोगों के लिए आशीर्वाद समान है। कभी मत बोलो ये बाजार क्यों गिर रहा है। बहुत लोग मैंने देखा है ना ऐसे टाइप करते हैं ग्रुप में, अभी तो सब जेब खाली होगी और कितना डालू, राइट। तो फिर मत डालना, अभी डालना 20,000 आए तो पता नहीं किधर से 20,000 के बाजार में लोगों की जेब भर जाती है, क्यों वहां से पैसा आता है और अरे पीयूष भाई करोड़ डालने, बताओ ना किधर डालो। अभी अरे अभी क्या है ना, एक पेमेंट आने वाला है, अभी पेमेंट आता ही नहीं है, आने वाला है अभी ऐसा बोलते हैं, और अचानक बाजार चलने के बाद हर जगह से पेमेंट आएंगे, 1 करोड़ करोड़ डालना है बोलो, और हमको तेजी में अच्छे भाव चाहिए, नहीं पर अभी डालना है किधर डाले, अरे नहीं डाल सकते भाई, अभी तेजी में अच्छे भाव चाहिए जो मिलेंगे नहीं, मंदी में अच्छे भाव मिलेंगे पैसा नहीं मिलेगा, यही मंदी में पैसा चाहिए, क्योंकि दोनों चीज साथ में नहीं चलेगी। जब भाव अच्छे होंगे तो लेने का टाइम नहीं होगा, राइट, और जब भाव अच्छे नहीं होंगे, गिरे हुए होंगे, तभी दोस्तों लेने का टाइम आएगा। यही चीज करके ये एफआईआई बड़ी बड़ी बनती जाती है। ऑलराइट, सो हमने कुछ समझने का यहाँ पे प्रयास किया, उनके साथ हम अपने आप को मैच नहीं करेंगे, ये भी हमने तय किया। हम मैच करेंगे जब अपना वैल्यूएशन एकदम जोरदार हो जाए, राइट, जब आपको पता चले कि मैंने पूरा वैल्यूएशन डाल दिया है, अब मेरा पैसा लगा हुआ है, अब मैं कुछ कमाने ही नहीं वाला हूं, आई एम रिटायर्ड, अब मैं और फंड डालने नहीं वाला हूं शेयर बाजार में, तो आपकी स्ट्रेटेजी वो एफआईआई जैसी हो जाएगी, राइट। जब भी कुछ बुरा समय आएगा आप प्रॉफिट बुक करने चाहिए, राइट, थोड़ा पैसा निकाल लेना चाहिए। बुरे समय आए तब, इकोनॉमिक कंडीशन की बुरी हालत होती है तब, क्योंकि 1.5-2 साल वो बुरा समय रहता है, राइट। ये स्ट्रेटेजी तब करनी, अभी नहीं, अभी तो माल लो, बराबर है। तो अल्पेश भाई कौन सी कंपनी चेक करे बताओ। एनीवन सर। एनीवन, ओके, चलो ये पहली कंपनी कर लेता हूं मैं आपकी, आमरा राजा, राइट, जिनका बुरा समय चल रहा है, पूरा ऑटो का बुरा समय चल रहा है ना। ओके सर, इनका प्रमोटर का स्टेक कैसे डिक्रीज हो गया, कोई आइडिया। प्रमोटर का स्टेक्स ऑलमोस्ट हाफ हो गया। हाँ, ऐसा कैसे हुआ, तो ये तो अच्छा नहीं है, इतना तुमने कम कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, राइट। देखो यहाँ पे एक टेक्निकल प्रमोटर था, एक अपना इंडियन प्रमोटर था 28%, और दूसरा एक टेक्निकल प्रमोटर थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी दी थी, वो इनके अंदर बड़ा हिस्सा रखते थे, पर मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले वो निकल गए, राइट, उन्होंने अपना स्टेक निकाल दिया है, अभी वो टेक्निकल पार्टनर नहीं है इसके अंदर। तो वो जो हिस्सा था टेक्निकल इन्वेस्टर का, वो किधर चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ज्यादा किधर आया, इधर आया सर, यस, एफआई के पास। तो ये लोग तो बैठे ही होते हैं, है ना। बहुत सी बार देखो ऐसा होगा आपकी कंपनी में, जैसे अभी डीमार्ट में देखो, यहां तो हमने देखा एफआईआई ने 20 साल में अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है। ये और एक कंपनी आपकी थी जहां पे मैं आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जस्ट अ मिनट, या अभी डीमार्ट का स्टेक कितना है, 75%, राइट। तो अब ये अभी कुछ समय पहले इनका स्टेक 82% था, तो सेबी का नियम है कि भी आप जब बाजार में लिस्ट करते हो तो आप 82% नहीं रख सकते, बराबर ना। आप लिस्टेड एंटिटी हो तो आपको 25% तो देना पड़ेगा कि नहीं पब्लिक को, ऐसा वो सोच कहते हैं, तो ये रूल है। तो डीमार्ट को कहा गया कि आपको स्टेक घटाना पड़ेगा, तो बहुत से लोगों ने डीमार्ट बेच दी। अल्पेश भाई पता है क्यों, ड्यू टू दिस गवर्निंग इश्यूज। हाँ, पर उनको ये लगा कि अब ये दामानी अगर अपना स्टेक बेचेंगे, इतना सारा 6% यानी एक बड़ा हिस्सा हो, राइट, तो ये 6% बेचेंगे तो शेयर खतरनाक गिरने वाला है, अब मरेंगे अपने, तो ये लोग भाग जाते हैं। अब ऐसा मेरे साथ तो पहले हुआ था कुछ कंपनियों में, जैसे 3M इंडिया करके एक कंपनी थी, राइट, जिसमें ऐसा ही सेबी का नोटिस आया कि तुमको स्टेक घटाना पड़ेगा। तो उस समय हम भी नए नए थे, सब दोस्त बोलते थे भाई ये तो बहुत गिरेगा, क्योंकि प्रमोटर स्टेक घटाएंगे। जरूर प्रमोटर ने स्टेक घटाया और शेयर 10 गुना हो गया, तो हम रह गए। तो हमको लर्निंग मिली कि अगर प्रमोटर स्टेक घटाएगा तो ये कोई घटिया कंपनी नहीं है कि कोई लेने को तैयार नहीं होगा। इनका स्टेक सर किसने लिया, ये फंड ने लिया सीधा कैच कर लिया, बराबर ना। रिटेलर को तो इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो पहले आईपीओ के समय रिटेलर 9% थे,
राइट। पर ये आईपीओ से लेके अभी तक मेरे ख्याल से 5 to 6 टाइम तो ऑलरेडी चल चुका है 5-1 सालों में। तो रिटेलर के मन में एक डर होता है हमेशा, ये चला है तो कल गिरेगा तो मैं मरूंगा, तो वो लोग जैसे चलता रहता है शेयर बेचते रहते हैं। तो इसीलिए रिटेलर अभी 8% है, 2030 में यही रिटेलर 5%, 3% पे आ जाएंगे, राइट। म्यूचुअल फंड ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, 1.5% के ये लोग 6% हो गए। और सबसे बड़ा फायदा किसने उठाया? ये लोग। कितने थे? 3.5 FII, और अभी कितने हो गए? 8.8। 9%। तो मतलब करीबन 6%, 5-6% हिस्सा इन्होंने इंक्रीज कर दिया। और क्या ये घटा प्रमोटर का स्टेक डिक्रीज होने से? ये तो रैली किया उल्टा इसने तो उस समय हम लोगों को समझाते थे कि घबराओ नहीं, पर फिर भी समझ में नहीं आता था। अभी अनुभव से शायद बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा कि ये घटना से क्या हुआ। ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा, आपके पास कंपनी है, प्रमोटर स्टेक बहुत, जैसे अभी पतंजलि में प्रमोटर स्टेक बहुत हाई है ना, पतंजलि। तो यही अभी कहानियां चलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पे और सब जगह पे कि पतंजलि का स्टेक डिक्रीज होने वाला है, प्रमोटर माल बेचेगा। फिर जैसे ही पतंजलि माल बेचेगा अपडेट हो जाएगा, रामदेव ने इतने शेयर बेच दिए, भागो इधर से, और शेयर वहां से 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये सब बैठे हुए माल लेने। जब उनको पता है कंपनी अच्छा कर रही है, मुझे और पैसा मिलने वाला है, तो भागू, राइट। राइट। So this is a very good learning from this type of companies. ये एक इंडिया की ऐसी कंपनी है डीमार्ट, जो सबसे बड़ा रिटेलर तो हम नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा रिटेलर तो कौन है अल्पेश भाई इंडिया का? टाटा कंज्यूमर। नहीं 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 नहीं, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर। अपना ये रिलायंस। हाँ, विमल भाई ने HUL लिखा, लेकिन HUL नहीं, अंशुमान जी ने लिखा, वही सही है। रिलायंस रिटेल ये दादा है पूरे सेक्टर का, क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां हैं, डीमार्ट हो गई, फ्यूचर हो गई, सब मिलके जितना धंधा नहीं करती है उससे ज्यादा रिलायंस करता है, 2 लाख करोड़ का धंधा। और यह अपनी डीमार्ट करती है 30,000 करोड़ का धंधा, राइट। पर डीमार्ट डेप्ट फ्री है ना? यस। कोई ये डेप्ट बर्डन नहीं है और लीज बर्डन भी नहीं। मतलब लीज, ऐसी कंपनियों में लीज तो बहुत होता है। लीज मतलब समझे ना अल्पेश भाई, लीज लायबिलिटी, यानी उनका प्रॉपर्टी जो स्टोर खोलने के लिए वो रेंट पे लेते हैं। देखो अभी वैसे रियल एस्टेट बहुत पिछले दशक से तो बहुत ही मंदा था, राइट। पर फिर भी अगर लीज पे मेन प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी चाहिए तो हाई लीज रहती है, और इनको तो लॉन्ग लीज करनी पड़ती है क्योंकि अंदर इन्वेस्टमेंट भी बहुत करते हैं, राइट। तो ऐसी जो डिपार्टमेंट स्टोर हुए, रेस्टोरेंट हुए, फिर जो आपकी रिटेल की, जैसे एपरल की कंपनी हुई, फॉर एग्जाम्पल मान्यावर हुई, राइट, गो फैशन, ये सबको भी क्या करना पड़ता है? एक्सक्लूसिव आउटलेट खोलने पड़ते हैं, जैसे बाटा के शोरूम्स है। तो इनकी लीज लायबिलिटी बहुत हाई रहती है। अब रिलायंस का भी यही है, उनका डेप्ट भी बड़ा है, लीज लायबिलिटी भी है। पर डीमार्ट का ना डेप्ट है ना लीज है, दोनों कम है एकदम। डेप्ट तो बिल्कुल नहीं है, पर लीज थोड़ा बहुत है, नॉर्मल, राइट। तो डीमार्ट भले रिलायंस जितनी बड़ी नहीं है, पर क्वालिटी में एकदम बढ़िया है, राइट। तो ये ऐसी कंपनी है इंडिया की जो अच्छी है, निवेश करना चाहिए। वहां पे इंडिया के जो रिटेलरों को जितना इंटरेस्ट नहीं है, उतना ये जो फॉरेन में बैठ के अपना डेटा देख रहे हैं उनको इंटरेस्ट है कि नहीं अल्पेश भाई? राइट। कितनी बुरी बात है। तो हमको सिर्फ बातें करनी है, और ये लोग बातें नहीं करते। ये लोग क्या कर रहे हैं? डेटा देखा, और उनके कंट्री में बैठे बैठे, एक इंडिया तो उनके लिए खाली एक कंट्री है। कोई इमोशन होगा क्या उनको? कोई इमोशन नहीं। उनको कल इंडोनेशिया अच्छा लगा, उधर भागेंगे, राइट। ये तो इंडिया का ग्रोथ जबरदस्त है, और इंडिया का ट्रस्ट दुनिया भर में है। उनको पता है इंडियन गलत काम नहीं करेंगे बहुत, राइट। तो इंडिया पे ट्रस्ट है, यहाँ पे पैसा इनका कितना बड़ा लग रहा है। और अपने को इंडिया में इंटरेस्ट नहीं है, अपने को यहाँ से इंडिया में बैठे बैठे दूसरी सब कंट्री दिखती है, जापान में पैसा डाले कि नहीं, यूरोप में डाले कि नहीं, राइट। तो नॉट गुड। ओके, कुछ प्लेज मिला आपको यहाँ पे? प्लेज नॉर्मली बहुत कम है सर। ओके, अगर है तो भी कोई टेंशन नहीं है, कम है तो बढ़िया है, राइट। ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये कंपनी है फ्यूचर रिटेल, जैसे बहुत लोग कहते हैं अपने आजू बाजू देखो और डिसीजन लो, राइट, क्या लेने का क्या नहीं लेने का। मैं बोलता हूं आजू बाजू देख के अगर लेते तो हमने एक जमाने में कॉफी डे शॉप भी ले ली, जो डेप्ट में डूबी हुई कंपनी थी और आज मालिक ने आत्महत्या कर ली। फ्यूचर ग्रुप हम ले लेते,
आजू बाजू देखते तो, क्योंकि हर शहर में बिग बाजार है, पंटालून था हर बाजार में, अभी तो बेच दिया उन्होंने आदित्य बिरला को, राइट। पर ऐसा नहीं है कि आजू बाजू देखो क्या चल रहा है वो लो, ऐसा नहीं है, आजू बाजू देखो पर उसके साथ उनका डेटा भी देखो। अब ये डेटा है आपके सामने, फ्यूचर ग्रुप का मैंने निकाला, सबसे बड़ी जो उनकी कंपनी है फ्यूचर रिटेल। हमने कभी भी रिकमेंड नहीं किया ये कंपनी, नेवर एवर, राइट। क्यों नहीं किया? ये अभी का डेटा नहीं है, नॉर्मली इनका डेटा ऐसे ही रहता है, डेप में डूबी हुई कंपनी, जबरदस्त डेप बर्डन। इनका मालिक का कितना स्टेक है? 14.31। मतलब ये डिमार्ट से बिल्कुल उल्टा, राइट। दिमाग का मालिक के पास जितना था इतना इनके पब्लिक के पास है, मतलब ये मालिक की तो कंपनी नहीं है, ये डूबे तो पब्लिक को ज्यादा नुकसान है मालिक से सही बात है कि नहीं? 100%। तो मालिक का तो कोई शेयर नहीं है, और उसके साथ प्लेज्ड शेयर कितने हैं, और वो भी मालिकों के 31%, 31%। देखो टोटल खाली 5% हो रहा है, बड़ा नहीं है, क्योंकि इनके केस में पब्लिक के पास माल है और पब्लिक के शेयर गिरवी नहीं है, बराबर। और मालिक के पास शेयर नहीं है, बेचारों के पास 14% शेयर है, वो भी 30% गिरवी। तो इनका क्या होगा पता है? ये गिरवी रखे हुए शेयर रोज बिकेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे तो जिनके पास इनके शेयर गिरवी रखे हुए रोज माल बेचता जाए। देखो मैंने आज ही शायद अपडेट किया था फ्यूचर ग्रुप का, ये जस्ट क्या किया इन्होंने, विस्ट्रा ने, ये विस्ट्रा ने इनको लोन दी हुई थी शेयर गिरवी रख के, 5 अगस्त से 22 अगस्त में इन्होंने इनवोकेशन किया, जो गिरवी रखे हुए शेयर थे वो जाने दी, राइट। ये कंटिन्यू कितने समय से कर रहा है, देखो सेल 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 सेल, है ना। क्योंकि इनको पैसे मिलेंगे नहीं, तो धीमे धीमे, देखो एक जमाने में इनके पास कितना गिरवी था, 60%, अभी कितना बचा है? अभी खाली 2% रहा है, माल बेचते बेचते, राइट। और ये सब माल पब्लिक ले रही है, वो इधर से ही दिखता है अपने को 85%, राइट। तो इसीलिए फिर रिटेलर कमाते नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं 10 वाला 20 हुआ, 20 वाला 10 हुआ तो मेरे को लेना चाहिए, ऑलराइट। तो आपको क्या करना चाहिए कि हर एक सेक्टर में आपने अच्छी कंपनी देखी, अच्छी कंपनी से लर्निंग मिलेगी, साथ में बुरी कंपनी देखो। मतलब क्वालिटी एनालिसिस जब किया था आप लोगों ने, उसमें जो अच्छी कंपनी नहीं थी उसका क्या हाल, दोनों को चेक करेंगे तो पता चलेगा। उसमें ये धीमे धीमे, देखो वहां पे भी एफआईआई हो सकता है हो, पर वो धीमे धीमे बेचेंगे, वो एवरेज नहीं करेंगे। बुरी कंपनी में एफआईआई बेचती जाएगी, पब्लिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो एवरेज करते जाते हैं, जो गिरा है वही लेंगे, और जो मिल रहा है उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। ये रिटेलर की पुरानी स्टाइल, 50% मिल रहा है प्रॉफिट बुक करो, इसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो ये ज्यादा इकट्ठा करो, और इससे ही फंसते जाते। बराबर है, क्लियर एकदम? 100% एग्री। तो ये जो हमने सिखाई, अगेन कह रहा हूं, एक्शन लेने वाली बात नहीं है, बराबर, ये ट्रैक करने वाली चीजें खाली। एक्शन तो अपने को इससे पहले जो सीखे उससे लेने के, राइट। मैं इसके लिए हंस रहा था। अच्छा कहिए। 2 मिनट लेता हूँ सबका। हाँ, कि जब ये मार्केट 2020 में टूटा था मार्च 21 को, ओके, तो मैंने 24,500 आईटी से उन्होंने एवरेज करते करते 201 के एवरेज पे लिया था, राइट। और अभी मार्च महीना जब आया, मार्च अप्रैल महीना, ये Right. साल था, तब उसका हाँ, 255 से ऊपर निकला। हाँ, मैं 24,500 एक ही साथ में, यानी 2-3 दिन के गाले में। ओके, एंड सेम वाज विथ मी। एसबीआई मैंने लिया था, ओके, वो 168 के एवरेज से 5,000 शेयर उस टाइम लिए थे, ओके, और वो भी 455 जैसा, 435 जैसा कुछ आया हाँ, बीच में, फिर 2 बार तो टूट के नीचे आया। बराबर है, तो पूरे एक साथ में मैंने 5,000 शेयर और वो 24,500 एक साथ में बेच दिए। तो मैं इसके लिए बराबर, हंस रहा हूँ कि यू आर 110% राइट। कि जब रखने का टाइम आता है तब हम निकल जाते हैं, और फिर वो 455, 435 और उसको हम ढूंढते रहते हैं, सही बात है, वो आता नहीं है। बराबर है। पर ये अभी नहीं होगी गलती, ये अभी क्यों हुई पता है? क्योंकि भाव देख रहे थे। नहीं, भाव भी देगा कि हमको इतना है, ये जो अभी जो गेन हुआ है ना, हाँ, तो दैट इज अमेजिंग। यानी जो गलतियां जो हमने की है, तो आज मेरे को उसके लिए मेरे पे हंसी आ रही है हाँ, कि वो दैट वाज, यानी ये प्रैक्टिकल बात मैंने देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया। राइट। तो मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि हम भी यही करते थे, बराबर ना। दिस इज 70-80% जो हम ऐसे जो मैच्योर, यानी जो ये सब्जेक्ट के इतने डेप्थ में गए, उनको
नहीं होता है, बाकी हमारे जैसे ज्यादातर निवेशक हम्म, 70-75% जो मैं देख रहा हूँ, वही सबसे तो ये साइकोलॉजी है। बराबर है, ऐसा ही रहता है। और Yes. हमें इस साइकोलॉजी से धीमे धीमे करके निकलने, बराबर ना। कल्पेश भाई मेरे को लगता है कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो ना कल्पेश भाई। आप अल्पेश भाई में कुछ ऐड करना चाहते हो क्या? पीयूष भाई, बोलो बोलो कल्पेश भाई। मुझे ये पूछना है कि मैंने अभी डेब्ट टू इक्विटी का स्टडी किया था अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स के लिए। बराबर है। तो सभी कंपनी में डेब्ट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, हाँ बहुत ज्यादा है, बराबर है। और फिर भी सभी कंपनी के रेट हर रोज बढ़ते जाते हैं। बराबर है। तो उसके लिए आपकी कोई एक्सपर्ट कमेंट चाहिए मुझे। बराबर। देखो अदानी ग्रुप जो है उनके भाव क्यों बढ़ रहे हैं? उनका धंधा बढ़ रहा है क्या हर साल? हाँ, धंधा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब खतरनाक बढ़ रहा है। देखो हाँ, डेप फ्यूचर ग्रुप पे भी थी, राइट। हाँ, डेप रुचि सोया पे भी थी, और डेप बराबर। अदानी पे है। पर हाँ, वो जो दो कंपनियां थी वो अपना ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर पाती। फ्यूचर ओके, ग्रुप भी ग्रोथ नहीं कर रहा था, राइट। हाँ, और अदानी ग्रुप में एक जबरदस्त खूबी है कि वो ग्रोथ, आपको उनकी कोई भी कंपनी 25-30% से कम ग्रोथ मिलेगा ही नहीं। खाली ओके, अदानी पोर्ट में उनका कम ग्रोथ है। तो ग्रोथ देखो, धंधा बढ़ेगा तो साथ में क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ेगा। तो धंधा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है। अब उनके फंडामेंटल अगर बुरे हैं तो ये इनको प्रॉब्लम करा सकते हैं फ्यूचर में, राइट। ओके, अभी धंधा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर मान लो कभी कोई प्रॉब्लम आया और कुछ समय तक उनकी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ गई, धंधा बढ़ ही नहीं रहा है, वो हाँ, किसमें प्रॉब्लम में आ जाती है ऐसी कंपनी। फिर क्या होता है? प्रॉफिट इनके गिरने लगते हैं, और इनके प्रॉफिट गिरते नहीं है, जबरदस्त गिरते हैं, क्योंकि इन पे लायबिलिटी बहुत होती है। उनको फिक्स इंस्टॉलमेंट देने हैं, तो जब भी सर पे इंस्टॉलमेंट के टेंशन होते हैं तो ग्रोथ चाहिए, हाँ, राइट। राइट, तो आपका अदानी, देखो अदानी बिल्कुल बुरी कंपनी नहीं है, मैं तो कहूंगा अदानी एकदम जबरदस्त कंपनी है और उसको आता है ग्रोथ कैसे करना है, राइट। मैं बराबर। निवेश नहीं करूंगा, मैंने किया भी नहीं है निवेश, क्योंकि क्यों हाँ, टेंशन लेके मैं घूमू, इतने डेप्थ था। मेरे पास भी अदानी ग्रुप के एक भी शेयर नहीं है। हाँ बराबर है, पर चलने दो ना, चलती है तो। और उससे खुशी की बात है कि कम से कम बंदा इतने डेप्थ होने के बावजूद भी धंधा मेंटेन कर रहा है और रोज नई चीज खरीद रहा है, बराबर कि नहीं? राइट, राइट, देखो अपने पास एक दूसरा उदाहरण था, मदरसन सुमी। हाँ, कितना उसने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1000 गुना करके दिया पिछले 20 सालों में, बराबर, राइट। उस वो मदरसन सुमी एक ऐसी कंपनी है जिसके सर पे जबरदस्त टैप है, बराबर, राइट। मदरसन सुमी के जो मालिक थे उनका भी एक नॉर्मल सी दुकान थी, वो दुकान राइट, से उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एंसिलरी की कंपनी खड़ी की। आज 70,000 बराबर, करोड़ का उनका टर्नओवर, तो मतलब ये बात छोटी नहीं है। अब राइट, चलो कोई ऐसा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, जिसके पास हाँ, पैसे ही पैसे है, वो ये धंधा करता है तो उसको कोई डेप की जरूरत नहीं है। पर मदरसन सुमी जैसा एक छोटी सी दुकान चलाने वाले व्यक्ति को हर बार डेप की जरूरत पड़ी जब उन्होंने एक्सपांशन किया, और देखो वो बराबर, सक्सेस हुए कल्पेश भाई। उन्होंने पिछले 20 साल में कभी भी लॉस नहीं किया। बराबर, तो मतलब इतने डेप्ट होने के बावजूद भी उसकी खूबी भी देखनी पड़ेगी कि वो बराबर, डेप्ट होने के बावजूद प्रॉफिट करते हैं। और बाकी कुछ कंपनियां ऐसी है जो डेप्ट फ्री है पर वो ग्रोथ ही राइट, नहीं करती है कल्पेश भाई। बराबर, अब आप डेप्ट फ्री होके बिल्कुल ग्रोथ नहीं करोगे, उससे तो अच्छा है भाई थोड़ी डेप्ट लेके ग्रोथ करो। ओके, बहुत ज्यादा डेप्ट नहीं, जैसे अदानी पे बहुत ज्यादा डेप्ट है, राइट। ऐसा नहीं बहुत डेप्ट, पर कुछ डेप्ट लो पर ग्रोथ करो। ग्रोथ नहीं आएगा नहीं चलेगा। सबसे ओके, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्रोथ, राइट, बराबर ना। पहले ग्रोथ देखेंगे और फिर क्वालिटी देखेंगे, ओके, बराबर। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो अभी हमने जैसे शैलेश भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, कहिए शैलेश भाई। सर मेरी कुछ क्वेरीज थी। हाँ जी कहिए सर। सर ये जो प्लेज के बारे में थी, हाँ हाँ, जैसे प्रमोटर्स का प्लेजिंग होता है तो ठीक है, वो क्रिटिकल होता है देखना। बराबर। जैसे नॉन प्रमोटर प्लेजिंग वो कितना इंपॉर्टेंट है? वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भी नॉन प्रमोटर प्लेजिंग में तो हम क्या कर सकते हैं, बराबर। जी, हमको डर कब लगना चाहिए? जब प्रमोटर, हाँ जी जी जी, नहीं बोलिए सर, बोलिए हाँ, सर। हमको कब डर लगना चाहिए? जब प्रमोटर ने, उनके सारे रास्ते बंद हो गए और उन्होंने अपने शेयर गिरवी रखे, मतलब उन्होंने वो चीज गिरवे रखी जिसपे हम दाव लगा रहे। सोचो, अच्छा, तो हम जिस पे दाव लगा रहे वो कंपनी को उन्होंने गिरवी रख दिया, और उस पे वो लोग फंड ला रहे हैं, कल वो फंड के प्रॉपर पेमेंट नहीं दे सके तो वो कंपनी चली जाएगी जिसपे हम दाव लगा रहे हैं, राइट। तो उनका हिस्सा हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हमेशा डरना चाहिए। नॉर्मल जो निवेशक होते हैं
उनका हिस्सा इतना बड़ा नहीं होता है, तो वो प्लेज होगा तो इतना चिंता की बात नहीं है, बराबर ना। ओके सर या और दूसरा सर क्या आइडियली कितना प्लेज होना चाहिए? आइडियली प्लेज कितना होना चाहिए सर? उसका है ना शैलेश में ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं, राइट। Okay. आपको 10% से ज्यादा अगर कोई भी प्रमोटर का प्लेज दिखे तो थोड़ा उसको ट्रैक करता रहना चाहिए, बराबर। जब भी इनकी मीटिंग भी होती है तब भी उनको पूछा जाता है, सर आपने प्लेज किया है, क्या प्लानिंग है, मतलब ये प्लेज वापस कर घटाने वाले हो कि नहीं घटाने वाले हो, राइट। कभी कभार क्या होता है कोई भी कंपनी में जैसे मान लो 5-6 प्रमोटर है, राइट, तो भी बहुत से प्रमोटर है, सब कंपनी का काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन एक प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं जब उसको पैसे की जरूरत है, तो ऐसा होता है। वो केस में हो सकता है 5-10% गिरवी हो, पर अगर आपकी कंपनी में भी 25% शेयर गिरवी है ना, तो वो रिस्क वाली चीज है, वो अलार्मिंग है, राइट सर। ओके सर यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी अल्पेश भाई से बात की। मेरे को लगता है बाबूराज जी ने इस बार असाइनमेंट नहीं किया था, मैंने थोड़ा चेक किया, टीटी के प्रेस्टीज ना हिंदुस्तान लीवर, तो यहाँ पे मुझे कुछ शेयर होल्डिंग मिला नहीं, पर कर लीजिएगा, राइट। अच्छी लर्निंग मिलेगी इसमें से कि कैसे टीटी के हो, टाटा हो, हिंदुस्तान लीवर हो, कैसे सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान लीवर इंडिया की पर्सनल प्रोडक्ट की, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी की, कितने इसमें एफआईआई है। टाटा ईएलएक्सी सबसे बड़ी कंपनी नहीं है पर क्वालिटी उसकी अच्छी है, सबसे बड़ी टीसीएस है। देखो टीसीएस में किसको इंटरेस्ट है, कौन है अंदर, ये टीटी के प्रेस्टीज अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, दिस इज बिगेस्ट हाउस होल्ड अप्लायंस कंपनी ऑफ इंडिया, राइट। अब इंडिया में एवरेज इनकम बढ़ेगी, लोग अपने किचन में इन्वेस्ट करेंगे और टीटी के प्रेस्टीज प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएगी। देखो अभी तक जो धंधा चलता था ना वो इकोनॉमी पे चलता था, अभी तक के बिजनेसेस, तो ज्यादातर कंपनियां इंडिया में कैसी प्रोडक्ट लॉन्च करती थी, इकोनॉमिकल, ये उसका प्रेशर कुकर 1000 का, मेरा 500 का, राइट, या मैं एक पे एक स्कीम दे रहा हूँ, प्रेशर कुकर पे कटोरा स्कीम दे रहा हूं, तो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी वो नहीं चलेगा, अभी आने वाले दशक में क्या चलेगा, क्वालिटी, मेरी ये क्वालिटी है इसके अंदर, देखो क्या डिजाइन है, मतलब अब इंडिया प्रीमियमाइजेशन बेच पाएगा। तो जब प्रीमियमाइजेशन लॉन्च होता है ना, तब आपकी कंपनियों के मार्जिन बढ़ जाते हैं। जब आपको लॉट में काम करना पड़ता है, सस्ते में काम करना पड़ता है, तब आपके मार्जिन श्रिंक होते हैं। तो अभी तक का इंडिया की कंपनियों का हालत प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने जैसा नहीं था, पर अब जब इनकम बढ़ रही है, देखो अभी आप लोग भी देखते होंगे कि जब आप कोई चीज लेने जाते हो जरूरी नहीं है कि आप सस्ता देखोगे, आप क्या देखोगे, मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ब्रांड होनी चाहिए। मुझे लगता है आप ब्रांड कॉन्शियस भी हो गए होंगे, यानी आने वाले दशक में क्या बिकेगी, ब्रांड बिकेगी, राइट। रिटेलर कुछ भी दे, आप बोलोगे नहीं नहीं वो है क्या, मेरे को वो चाहिए, तो इससे वो ब्रांडेड कंपनियों की मार्जिन बढ़ते रहते, राइट। तो टीटी के प्रेस्टीज अपने सेक्टर की ब्रांड है, राइट। डिफेंस में देखो, विमल भाई ने भी मेरे ख्याल से, मैंने जब चेक किया तो नहीं काम किया हुआ था, तो देखो सबसे बड़ी कंपनी डिफेंस की इंडिया की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसिस्टेंट कंपनी, कभी लॉस ना किया हो, कभी नहीं। पीडी लाइट, ऐसी तो कंपनी नहीं मिलेगी पीडी लाइट जैसी, ब्रांड है ये, ब्रांड। फेविकॉल, अब इनकी तो एक एक एड, इनकी जब एड आती है ना तो लोग भगाते नहीं है चैनलों पे, वो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पीडीलाइट की, फेविकॉल की एड कैसी अट्रैक्टिव रहती है, इनको बहुत अवार्ड मिले हुए हैं। हाई क्वालिटी कंपनी, कभी लॉस नहीं, बुरे समय से निकल जाना। तो ऐसी कंपनी को चेक करो कौन है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि नॉर्मल रिटेलर को इंटरेस्ट ही नहीं है पीडीलाइट में। वो हमको 10 साल पहले बोलते थे ओ नहीं नहीं ये बहुत बढ़ गई है, मतलब अभी भी वो यही बोलेंगे, 10 साल बाद भी यही बोलेंगे, राइट। मकरन जी, आपने पावर ग्रिड और एसकेएफ पे काम किया है, बट व्हेन आई वाज लुकिंग टू योर डेटा, मेरे को मिला नहीं वो शेयर होल्डिंग वाली चीजें, राइट। नो नीड टू वरी, बट चेक एट योर ओन टाइम। पावर ग्रिड इज द लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, द मोस्ट कंसिस्टेंट कंपनी। अगेन देखो जो अदानी में है हाई डेप्थ, वही पावर ग्रिड में है हाई डेप्थ, पर आपको पावर में मिलेगी ही नहीं डेप्थ फ्री, ये सेक्टर ही ऐसा डेंजर है, हाई कैपेक्स चाहिए। फिर भी देखो कंपनी को आता है कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे करने का, वेरी गुड कंपनी। बेयरिंग में सबसे बड़ी एसकेएफ, टॉप क्वालिटी कंपनी, देखो क्या हाल है इसमें। और वो एकदम घटिया कंपनी उठाओ इस सेक्टर में से, 10 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, देखो 90% रिटेलर भरे होंगे, मालिक का नामो निशान नहीं होगा, उसके पास ही एसकेएफ के शेयर होंगे, खुद वो मालिकों के पास,
राइट, और रिटेलरों को एसकेएफ में नहीं, उनकी कंपनी में इंटरेस्ट होगा, बराबर। तो दीज आर द लर्निंग विच वी आर सपोज टू शेयर। रजत साहा, एसबीआई, चेक इट, ये सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, सबसे प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर की बैंक है। रियांशी शाह, पीवीआर, अभी बहुत अफवाह चल रही थी है ना कि ब्रह्मास्त्र की वजह से लॉस कर दिया। देखो असल में आपको पता होगा तो उस दिन एक बड़ा समाचार आया कि यूएस की एक बड़ी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, राइट, मल्टीप्लेक्स की कंपनी। तो अभी इनके समय अच्छे नहीं चल रहे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इनकी जगह ले रहा है अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, राइट। तो हमारा भी पीवीआर में अच्छा खासा निवेश था, डिक्रीज कर दिया है। अभी भी आने वाले समय में देखो एक चीज अच्छी की इंडिया में कि पीवीआर आइनॉक्स भाई भाई हो गए, दोनों एक हो गए। ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि उन दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे, दोनों की नहीं चलने वाली है। इससे तो दोनों एक हो जाते हैं, फिर भाव बढ़ाएंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी, राइट। बाकी हालत इनकी भी बुरी होगी, बराबर। साना, अच्छा, आपका डेटा एफल, गोदरेज मुझे नहीं मिला आपके डेटा में भी, राइट, पर ये हो सकता है आपने काफी कंपनियों में काम किया हो, कोई कंपनी में आपने काम किया है, मेरा रह गया हो देखने का, राइट। सुसाना आपने एफल में किया है, जरूर चेक कर लें। इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी, छोटी कंपनी, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी देखने का ही नहीं, वो सेक्टर की बड़ी है एफल, काम की है। कितने एफआईआई, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इनकी जो गुड नाइट है, ये इंडिया की नहीं इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉस्किटो नेट है। आईटीसी, बुरे हाल थे इनके, जैसा अभी अल्पेश भाई ने बताया, राइट। लेकिन हम जब इनके शेयर नहीं चल रहे थे तब भी कह रहे थे कि कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है टोबैको की वजह से, पर कंपनी पर्सनल प्रोडक्ट में कमाल कर रही है, धमाल करेगी। देखो अभी पर्सनल प्रोडक्ट का हिस्सा बड़ा बनने लगा, अब ग्रोथ आया है। आईटीसी एक अच्छी कंपनी, कोई डाउट ही नहीं है, पर अब आईटीसी में गोदरेज जितनी उम्मीद मत करना ग्रोथ, राइट। आईटीसी में एक बड़ा हिस्सा टोबैको का है जो हमेशा हैरान करने वाला, राइट। जुबिलेंट, ह्यूज ग्रोथ। देखो इंडिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं एफआईआई, क्या कर रहे हैं रिटेलर। इंडिया की सबसे बड़ी सेरामिक कंपनी कजारिया, व्हाट आर इन्वेस्टर्स डूइंग। इंडिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स एंड एपरल की कंपनी पेज इंडस्ट्री क्या कर रही है। द बिगेस्ट अदर टेलीकॉम की कंपनी रूट कैसे काम कर रही है। नए जमाने का बिजनेस है। देखो 5G आने से और बढ़ेगा इनका धंधा, राइट। आजकल आपके हर एक के मोबाइल में एसएमएस छोड़ो, व्हाट्सएप आ जाते होंगे। टिकट बुक की नहीं आपने कि सीधा व्हाट्सएप आ गया, छुट्टी मनाने जा रहे हो गोवा, सीधा मैसेज आ जाएगा। ये सब काम रूट करता है, राइट। ऑप्टिमिस्टिक बिजनेस। योर टीसीएस, इंडिया लार्जेस्ट आईटी कंपनी एंड बेस्ट डेट फ्री। नेस्ले, सबसे बढ़िया ब्रांड है इनके पास, मैगी का कोई तोड़ नहीं है। नेस्कैफे वर्ल्ड की सबसे बढ़िया ब्रांड। तो जो भी नेस्ले करती है वो ब्रांड बेचती है, पर अब ग्रोथ इंडियन कंपनी ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते, राइट। बट स्टिल या वंडरफुल कंपनी, डेट फ्री। एसएफएल, इंडिया की सबसे बड़ी मैट्रेस की कंपनी। टीम लिस, अ वंडरफुल कंपनी फ्रॉम डाइवर्सिफाइड कॉमर्शियल सर्विस, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग रिक्रूटमेंट में, राइट। शैलेश भाई, शैलेश भाई आपकी कौन सी कंपनी देखे। सर एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ, ओके। देखो एचडीएफसी बैंक जो है शैलेश भाई, वो तो चलो पुरानी हो गई है, 3 दशक हो गए। एचडीएफसी लाइफ तो एक इमर्जिंग सेक्टर है, मतलब अभी अभी कुछ समय पहले ही, 5-1 साल पहले सबके आईपीओ आने चालू हुए लाइफ इंश्योरेंस, ओके। तो ये आपने किया हुआ है। एक काम करो इसको, एक जी सर। जब भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो ना, ये आपने 2017 और 22 दोनों किया हुआ है, ओके। एक मिनट, चलो एक ग्रोथ देखते हैं और एक हिस्सा चेक कर लेते हैं। अगर पाई चार्ट एक आपको इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है कि किसका कितना स्टेक है। जी सर। अच्छा, जस्ट अ मिनट। जब भी आपको कंपेरिजन बताना हो तब ये आपको ज्यादा काम लग सकता है। यहाँ पे SH, ओके। अच्छा, ये SBI म्यूचुअल फंड अलग क्यों लिखा है आपने यहाँ पे।
सर मतलब उनका स्टेक था तो मैं देखना चाहता था कि कितना मतलब कितना है, अच्छा, पर मैं पुराने को ढूंढने की कोशिश की पर मुझे मिला नहीं। बराबर बराबर। क्या करने का, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, AIF, जी फिर ETF या पेंशन स्कीम, ये सब एक में ही डालने का, नहीं तो आपकी क्या है, लाइन बहुत बढ़ जाएगी फिर, बराबर। ओके सर, ओके सर, ओके तो अभी इसका मैं बनाने का कोशिश करता हूं, अगर ये अभी बन जाता है तो। ओके, राइट। देखो ये हमारा 2022 का डेटा है। तो एक जी तरफ है प्रमोटर, आधा माल प्रमोटर लेके बैठे हुए, राइट। जी और दूसरा जी। बड़ा स्टेक किसका है? दूसरा बड़ा स्टेक FPI का है, फॉरेन ऐसा पोर्टफोलियो। कैसे हो सकता है शैलेश भाई? ये FII के लिए 180 कंट्रीज है पैसा डालने के लिए, एक इंडिया, एक उनके लिए एक छोटी सी कंट्री। वो इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस एक छोटा सा सेक्टर, चलो इमर्जिंग है, ग्रोइंग है, पर लाइफ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी लाइफ इंश्योरेंस की जी सर, HDFC, जी राइट। सर, अगर हम SBI को पब्लिक में गिने तो सबसे बड़ी आती है आपकी HDFC लाइफ। तो यह जी सर, HDFC लाइफ में इतने सारे FII सर क्या कर रहे हैं? फिर 27% मतलब ये क्या है? अमेजिंग। जी बिल्कुल 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 और सर। रिटेल इंडिया की कंपनी, पर इंडिया वालों को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, जी सर, राइट। जी सर, क्योंकि हमको इंटरेस्ट किसमें है? अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी होती ना लाइफ इंश्योरेंस की, और भाव 5-10 रुपया होता तो सब वहां पे होते, राइट। तो यही चीज है जो हमें जी सर, नीचे खींचती है, और यही चीज इनको ऊपर ले जाती है, बराबर कि नहीं सर? जी ये लर्निंग हमको सर, इन जी लोगों सर, से लेनी बिल्कुल। है कि ये कैसे सिलेक्ट करते हैं कंपनी, और कैसे उसमें बने रहते हैं। देखो, बने रहना भी एक कला है ना। कितनी बार प्रॉब्लम आएंगे, कितनी बार आपको लगेगा मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है, कुछ मेरे से प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, फिर भी आप टिके रहे, ऐसे जी पैसा जी मिलेगा, राइट। जी सर, बिल्कुल सर। और ये आपने 2017 और 2022 का डेटा लिया हुआ, राइट। तो क्या फर्क पड़ा सर यहाँ पे? जी सर। एक मिनट, मैं डेटा खाली ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, या ओके, राइट राइट, कहिए सर। सर इसमें रिटेल का भी बढ़ा है एक्चुअली विद टाइम, राइट। 2017 से किया। और एफबीआई ने बहुत बड़ी छलांग मारी है एक्चुअली। इनका और जी हम्म, जी बिल्कुल। और प्रमोटर्स का कम इसलिए हुआ है शायद, तो वही जो सेबी के रूल्स है उसकी वजह से शायद राइट, इन्होंने कम किया होगा। बराबर है। आप 80% हिस्सा नहीं रख सकते, बराबर ना? जी जी तो सर, जब इनका IPO आया जी तब सर, इन्होंने कुछ हिस्सा बेचा था, और उस समय क्लियर था कि हम वापस दूसरा हिस्सा वापस बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम स्टेक निकालेंगे। जैसे LIC का IPO आया तो अभी उन्होंने कम ही स्टेक दिया हुआ है, पर वो धीमे धीमे स्टेक निकालेंगे, बराबर ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और दूसरा, इनका जो दूसरा पार्टनर है, जैसे HDFC का दूसरा एक पार्टनर था स्टैंडर्ड, बराबर ना? जी तो वो, उनका स्टेक भी उन्होंने कम किया है, राइट। जब स्टेक कम करने का आया तो उन्होंने अपना स्टेक कम किया, जिससे ये अपना काम हो गया। अभी कंपनी 50% होल्डिंग पे है, राइट। HDFC खुद 47% स्टेक लेती है, 48% के आसपास स्टेक है उसका। और 51 वो दूसरी कंपनी का खाली 3% है, जी जी कम हो गया जी। राइट, बराबर है। वो उनका पहले से प्लानिंग ही था, बराबर ना? जब IPO आया था, इनफैक्ट तब भी बात हुई थी कि धीमे धीमे जी हम ऐसा करेंगे, राइट। जी सर, जी सर, तो अभी जैसे इनको ज्यादा साल नहीं हुए IPO आए, तो अभी हम धीमे धीमे देख रहे हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड इसके अंदर बड़े बनते जा रहे हैं, बराबर। जी बिल्कुल बिल्कुल जैसे सर। SBI म्यूचुअल फंड HDFC लाइफ में अपनी जगह बना रहा है, क्योंकि SBI म्यूचुअल फंड खुद अपनी कंपनी में नहीं जगह बना सकता है। जैसे SBI ग्रुप की ही SBI लाइफ है, राइट। जी तो जी SBI सर, उसमें नहीं, एक लेवल से ज्यादा वो होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते, तो उनको दूसरों में होल्डिंग बनाना पड़ेगा, राइट। जी सर, तो इसलिए SBI म्यूचुअल फंड यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग बना रही है, और हम देखेंगे 5 साल बीतते बीतते ये लोग 4-5% होल्डिंग पे आ जाएंगे, राइट। तो धीमे जी धीमे ऐसे ही होल्डिंग बढ़ता है। हमें भी क्या करने का, हम भी यहाँ कहीं छुपे हुए होंगे, पर धीमे धीमे करके स्टेक बढ़ाता रहने का, हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। या धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने शैलेश भाई का HDFC लाइफ देख लिया, डिवीज लैब में समझ लो। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रोइंग है, अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये भी समझ लेना कि ये साल दुनिया भर में प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि फार्मा का बड़ा मार्केट किधर है? जहां पे बड़ी एज के लोग हैं, जापान, यूरोप, US। तो वहां पे इनका मार्केट, और वो सब कंट्री डी ग्रोथ में है। इंडिया में कम मार्केट है,
और इंडिया में भी फार्मा का डी ग्रोथ है। तो अभी आप देखोगे फार्मा की कंपनी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है इसके बाद, कोविड के बाद, तो अच्छा ग्रोथ नहीं है मीडियम टर्म पर, लॉन्ग टर्म अच्छा बनेगा पैसा। पर जो सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पे एसपीआई, सॉरी सन फार्मा, सो सन फार्मा पे डेप्ट है प्रॉपर नहीं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन है उनके। डिवीज इज अ गुड कंपनी। तो यहाँ देखो कि डिवीज में अगर सबसे बढ़िया मार्जिन है, डेप्ट फ्री है, इसमें एफआईआई को कितना इंटरेस्ट है। मैंने मदरसन सुमी की बात आपको बता दी, राइट, कि कैसे डेप्ट बर्डन होने के बावजूद उन्होंने इतना तगड़ा ग्रोथ किया। कितने एफआईआई। रिलायंस, अगेन अगर हम अदानी को डेप्ट बर्डन कहते हैं तो रिलायंस भी डेप्ट बर्डन, रिलायंस पे ह्यूज डेप्ट है। पिछले 2 साल से उनका टारगेट है वो थोड़ा थोड़ा डेप्ट कम कर रहे हैं। तो यस, अभी हम थोड़ा थोड़ा डेप्ट कम होता हुआ देखेंगे, पर हम ये नहीं कह सकते डेप्ट नहीं है, इन पे भी डेप्ट है। पर देखो फिर भी इतने वर्षों से बढ़िया परफॉर्म किया है। तो पहली चीज है ग्रोथ। आप अगर 10% ब्याज लेके 20% ग्रोथ कर पाते हो तो आप सक्सेसफुल हो। आप 0% ब्याज ले रहे हो और ग्रोथ ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा, 0% हो फिर आप, राइट। सो वी नीड ग्रोथ। ग्रोथ के साथ अगर क्वालिटी हो तो ज्यादा पैसा लगाने का, क्वालिटी में प्रॉब्लम लगे कम डाल, राइट। टाटा कंज्यूमर, वेरी गुड कंपनी फ्रॉम फूड पैकेजिंग। देखो कैसे इसके अंदर धीमे धीमे बन रहे हैं। देखो अभी तक टाटा कंज्यूमर का नाम टाटा कॉफी था और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस था। अच्छा धंधा नहीं था इनका, क्योंकि टी कॉफी ग्रोथ नहीं करती है। टी कॉफी ऐसा तो नहीं है कि आप पहले दिन की 2 चाय पीते थे, अभी दिन की 10 पीने लगे हो, राइट। और पब्लिक तो उतनी है 130 करोड़। चाय में ऐसा नहीं है पेनेट्रेशन बढ़ेगा, चाय में क्वालिटी बढ़ेगी। लोग क्वालिटी चाय लेंगे तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तो पेनेट्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। सो कॉफी इज नॉट अ ग्रोइंग बिजनेस। जिससे टाटा कंज्यूमर ने क्या किया, उन्होंने ग्रोथ वाली सब कंपनियां भी ऐड की इसमें। तो अब हम पैकेज फूड में टाटा कंज्यूमर में एकदम मस्त ग्रोथ देखेंगे, कम डेप्थ, बढ़िया मार्जिन, टाटा ग्रुप साथ है, बढ़िया वेल्थ हो सकती है। जनरल इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी, राइट, सबसे टॉप की 3 कंपनियां आई जनरल इंश्योरेंस में बड़ी, एसबीआई, एचडीएफसी अर्गो, बजाज अलियांस और आईसीआईसीआई। ये चारों कंपनी अच्छा कर रही। तो आईसीआईसीआई लिस्टेड है डायरेक्टली, जरूर पैसा लगा सकते हैं। देखो कितना एफआईआई है। सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिया की इंडिगो, चेक इट। आईटी एनेबल्ड सर्विस में सबसे बड़ी कंपनी एलटीटीएस, वेरी गुड कंपनी, टैब फ्री, एलएनटी जैसा ग्रुप। चेक करो कितने एफआईआई। जब हमने इसको आईपीओ के समय लिया तब तो बहुत कम थे, अभी देखो इतने साल में एफआईआई कितने हो गए और रिटेलर कितने रहे माल बेच बेच के। रुचि, नाउ इट इज पतंजलि, strong growth we can expect. Now they are towards a very low debt, a very good group. रामदेव, पहले उन्होंने प्रूव किया है कि वो जो मार्केट में जाए धमाका मचा सकते हैं। टूथपेस्ट में उन्होंने कोलगेट को मात दे दी, कोलगेट का ग्रोथ ही बंद हो गया जब से उनकी टूथपेस्ट आई। उनकी टूथपेस्ट आने से डाबर की टूथपेस्ट बिकने लगी। तो अमेजिंग एकदम। ये लोग घी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये लोग हनी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये लोग आटा में बढ़िया कर रहे हैं। तो इनको पता है ग्रोथ कैसे लेना है, राइट। यू कैन स्टे विद देम। सुप्रीम इंडस्ट्री, द लार्जेस्ट प्लास्टिक, ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं। मैप माई इंडिया, दिस इज एन इमर्जिंग कंपनी। तो देखो धीमे धीमे भरोसा करने का, हमको भी पता नहीं है मैप माई इंडिया का मैनेजमेंट कैसा है, अभी हम तीर मार सकते हैं खाली, राइट। देखो गलत नहीं बोलूंगा, अभी आप 100% नहीं कह सकते हो वेरी गुड मैनेजमेंट। अरे वेरी गुड मैनेजमेंट अभी कैसे, अभी पता ही नहीं हमको इनके बारे में कुछ, धीमे धीमे पता चलेगा। इस बार मैनेजमेंट ने कहा कि हमको ज्यादा धंधा मिलता है Q4, Q1 में कम धंधा है। अभी देखो भरोसा इन्होंने जो कहा है, अगर Q4 में धंधा आता है तो यस हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, हम अपना स्टेक बढ़ाएंगे। अब ये बोले हैं अभी Q4 में धंधा हमारा बढ़िया आएगा, नहीं आया तो देखो क्या होता है। ऐसे ही ट्रस्ट बनता है, जो बोले वो करे, रिलैक्स हो। हमने इसके बारे में बताया, लार्जेस्ट कंपनी। अब ये सब कंपनी आपने देखी दोस्तों, और आपकी लिस्ट में ऐसी कंपनी ही ऐड करो जिसपे आप दाव लगा सकते हो कि उनकी इंडस्ट्री ग्रोथ करे, उनसे बड़ा कोई होना ही नहीं चाहिए उनके सेक्टर में, उनसे अच्छी क्वालिटी कोई होनी नहीं चाहिए उनके सेक्टर में। फिर देखो क्या कमाल होता है। धीमे धीमे स्टेक बढ़ाओ, चिंता नहीं करने की। एफआईआई की तरह जो उन्होंने 30 साल में किया एफआईआई ने, राइट। अभी तो इंडिया की कहानी चालू हुई। एवरी ईयर नेक्स्ट 10 ईयर का प्लानिंग रखो, एवरी ईयर इंक्रीज योर स्टेक स्लो बाय स्लो। हम कहते हैं जनरली 50% फिक्स सिक्योरिटी में पैसा डालो, राइट। तो हर महीना एफडी भी लेने की,
अगर आपका पीएफ कटता है कटने दो, 50% पैसा फिक्स सिक्योरिटी में, 50% पैसा शेयर बाजार में। पर ये टाइम पे जब शेयर बाजार गिरा हुआ है तो 50% से काम नहीं बनेगा। यू शुड इन्वेस्ट 80% इन स्टॉक मार्केट, ओनली 20% इन फिक्स सिक्योरिटीज, गोल्ड, पीएफ वगैरह वगैरह। बाजार एक बार निकला 18,600 के ऊपर, फिर वापस पलटी लगा, फिर पैसा डालो फिक्स सिक्योरिटी में ज्यादा, क्योंकि जब डालना था तब आपने पैसा डाल दिया। एग्रेसिव रहे। अब जब दुनिया एग्रेसिव होगी आप शांत हो जाओ, लोगों को करने दो, फिर रोज ट्रेडिंग करेंगे, राइट, अपन शांत बैठेंगे। सो ये समझना है हमको कब मुझे एग्रेसिव होना है, कब मुझे शांत होना है, राइट। अभी हमारा शांत होने का टाइम नहीं है। आप लोग दोस्तों अगर हर महीना 20,000 की एसआईपी करते हो, डोंट डू 20,000, इंक्रीज 30,000। कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम करो, थोड़ा समय कह रहा हूं बाजार करेक्शन में, तब तक एक बार निकलने दो रैली, फिर वापस करो हर 3 महीना छुट्टी, राइट। अभी करेक्शन है, अभी एक ही एसेट है स्टॉक मार्केट, उधर ही लगाना पड़ेगा ज्यादा पैसा। रैली के बाद जो करना हो वो करना, फिर मत इंक्रीज करना थोड़े समय, राइट। दो एक साल रैली रहे, शांत रहना, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिटेलर स्टोरी, DIIs एंड FIIs। अब क्या करेंगे दोस्तों अपन, देखो फंडामेंटल में जितना मुझे लगता है इनिशियली आप लोगों को सीखना था, हमने पिछले इतने एपिसोड्स में सीखा है, ये आपका बेस बनाने के लिए बहुत काफी है। 6 महीना पूरा इस पे ही प्रैक्टिस करो, कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, राइट। ये बहुत काम लगेगा। और क्या सीखना है फंडामेंटल में, वो धीमे धीमे समय आने पे हम ही सिखाएंगे, बताएंगे हम आप कि अब आप इतने इसमें होशियार हो गए, अब चलो हम और डेप्थ डाइव करते हैं। और अभी के लिए इतनी डाइव काफी है, अब फंडामेंटल की कहानी खत्म। नेक्स्ट वीक से क्या सीखेंगे दोस्तों, टेक्निकल। तो जो मेहनत करनी थी आप लोगों ने बहुत बढ़िया मेहनत की पिछले इतने समय से, देखो जून से अपनी बैच चालू है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट, 3 महीना आप लोगों ने जबरदस्त एफर्ट्स दिए। और ये मुश्किल है अपने काम के साथ असाइनमेंट करना, पर आप लोगों ने किया, सो डेट वाज ग्रेट। अब हमें और थोड़ा इसी प्रकार से जैसा आपने 3 महीने पूरा फोकस करके काम किया है, और 1.5 महीना ऐसा करना है। अब हम टेक्निकल्स पे करेंगे, राइट। मुश्किल काम आपने कर दिया, अब जो करना है आसान है, बराबर है। टेक्निकल्स इज वेरी इजी। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल आसानी से, पर फिर यहाँ पे भी डेप्थ डाइव करेंगे। तो जो लोगों को पहले 2 एपिसोड में लगेगा अरे तो बहुत आसान है, असाइनमेंट नहीं करूंगा तो भी चलेगा, फिर वो मिस करेंगे, क्योंकि बाद में जब डीप डाइव होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। हम वो एडवांस सिखाएंगे जो जनरली बहुत एडवांस कोर्स में सिखाया जाता है। जितने लोगों को मैं जानता हूं, कुछ लोग ऐसी चीजें 4-4 लाख भर के सीख के आते हैं, राइट। वो चीजें भी अपन सीखेंगे, लेकिन बेसिक से शुरुआत करेंगे। अगर बेसिक से नहीं सीखा तो वो एडवांस नहीं समझ आएगा। मैं फिर कहता हूं, मुश्किल था वो सीख लिया आपने, फंडामेंटल जितना मुश्किल नहीं था कुछ भी। जो हम डेप्थ डाइव टेक्निकल करेंगे वो भी इतना मुश्किल नहीं है, एडवांस लर्निंग है, बराबर है। पर ध्यान देना पड़ेगा, और 1.5 महीना आप ये खाली अभी इतना टेक्निकल कर दो, फिर लास्ट वीक में अपन लोग मिलके पोर्टफोलियो बनाएंगे, ऐसा पोर्टफोलियो जो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ सकता है, राइट। और आपका बनाया हुआ जो पोर्टफोलियो होगा वो आपका डिजाइन होगा, आपकी जरूरत के हिसाब से होगा, राइट। आप चाहो तब उसमें से प्लस माइनस कर सकोगे, क्योंकि आपको हर रीजन पता हो, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे आप। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो लेट अस मीट नेक्स्ट वीक। कल मैं प्रयास करूंगा कुछ एपिसोड्स अपडेट हो जाए तो 2 दिन में हम ज्यादातर सारे वीडियो अपडेट करेंगे। पहला हफ्ता कोई असाइनमेंट नहीं है, अभी अगले हफ्ते होमवर्क नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक सिखाने वाला हूं, और उसका प्रैक्टिस कर लेने का, ताकि जब हम आगे बढ़े तो ये सब आपको आए, बराबर है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।